भाई साहब को नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। थंबनेल आपने देख लिया, परसेंटेज का कंप्लीट चैप्टर जो कि पेड कोर्स के अंदर है, फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ भाई, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो चैप्टर है आपको कंप्लीट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो मिलेगी। कंप्लीट चैप्टर परसेंटेज का आप देखेंगे और बाकी बातें तो आपको पता ही है कि अगर आपने कंप्लीट कोर्स लेना है, अगर परसेंटेज का चैप्टर मैं दे रहा हूँ और धीरे धीरे और भी एक आधा चैप्टर मैं आपके लिए डालूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने फिर भी ये आपने ये सोच रखा है कि भाई कंप्लीट मैथ करना है, तो कंप्लीट मैथ करने के लिए आपको पता है परीक्षा ऐप, जिसका लिंक डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा कोर्स है वो देख सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने कोर्स लेना है तो मुकेश 40 कोड का यूज करना, जिससे आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। 6 महीने की कोर्स की वैलिडिटी है और 120 प्लस घंटे का कोर्स है, तो आपको मैथ बहुत ही जीरो लेवल से और हाई लेवल तक कराया जाएगा। तो अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और यही हमारा पढ़ाने का पैटर्न रहेगा। पहले हम पूरा कंप्लीट बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेंगे और मामला खत्म। मैथमेटिक्स जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। मैथमेटिक्स ऐसा हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर आप सारे क्वेश्चन ठीक करके आओगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। क्वेश्चन को आप किस नजरिए से पढ़ते हैं ये मैटर करता है। क्वेश्चन तो आसान हुआ है, घना मुश्किल को नहीं होता, लेकिन उसको आप किस नजर से किस प्रकार पढ़ते हैं ये मैटर करता है। देखो, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, देखो पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। देखना सारे बच्चे, इस संख्या का 60% इस संख्या में से घटाया गया। देखना सारे बच्चे, इस संख्या का 60% दूसरी संख्या में से घटाया गया। और क्या कहा इसने, देखो ध्यान से, इसने कहा कि दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। मतलब कि यह संख्या पहले अगर 100 थी तो घटकर 52% रह गई, घटकर 52% रह गई, यही तो बात कर रहा है। तो कितनी घटी? आप कहोगे सर 48% घट गई। मेरे को बताओ, इस संख्या का 60% जब इसमें से घटाया तो इस संख्या का कितना परसेंट घटा? आप कहोगे सर 48% घटा। तो यह बात मैं कह सकता हूं क्या, किस संख्या, यह संख्या मैंने मान ली x और यह संख्या मैंने मान ली y। मैं कह सकता हूं कि x का 60% बराबर है y का 48%। बात समझ में आई? क्योंकि इस संख्या के 60% के इसमें से घटाने से इस संख्या का 48% घटा, क्योंकि घटने के बाद यह संख्या 52% रह गई। 52% रहने का मतलब है 100% में से 48% घट गई, मतलब कि जो 60% जो 48% बराबर है। अगर बराबर है तो कर लेते हैं एक बार सोल्व इसको। आपको पता है इसका मतलब है x गुणा में 60%, इसका मतलब है y गुणा में 48%। और परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, मतलब कि 5x बराबर है 4y। और यहां से क्या आएगा, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, पूछा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या ले आओ और ये हो जाएगा 4/5। पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, अनुपात पूछा है तो x अनुपात y क्या लिख देंगे, 4/5 लिख देंगे। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, जल्दी से आपने खुद भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद आगे मजा आएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए बी सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में। मैं लिख देता हूं, ए बी सी का जो वेतन है वो 1:3:4 के अनुपात। कह रहा है आगे, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए। देखो भाई, कह रहा है कि इसका वेतन 5% बढ़ाना है, इसका वेतन 10% बढ़ाना है और इसका वेतन 15% बढ़ाना है। और बढ़ाने के बाद उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में, अनुपात बताना, सीधा सा क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आएगी कि सर इतनी छोटी संख्याओं को का अनुपात निकाल के जोड़ेंगे तो सर ज्यादा पॉइंट में आ जाएगा, सर दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अब से पहले रेशो सीख के आए हैं और आपको पता है रेशो के अंदर आप किसी भी चीज की गुणा या भाग कर सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसके अंदर किस चीज की गुणा करें, मेरी मानो तो 100 की गुणा कर लो। क्यों? उससे आपको 2 जीरो प्राप्त होंगी और परसेंटेज में जीरो जितनी ज्यादा हो उतना आसान रहता है। मैंने 100 की गुणा करी, 100, 300 और 400। इसके बेस पर क्वेश्चन सोल्व करो, आसानी से सोल्व होगा। देखो कैसे करोगे, 100, 300, 400 कर लिया, 5% बढ़ानी है 100 की, तो 100 का 10% होता है 10, 5% कितना होगा 5, कितना आ गया
105। अच्छा 300 का 10% कितना होता है 30, तो मैंने प्लस 30 कर दिया, कितना है 330 आया। 400 का 15% देखो 400 का 10% कितना होता है 40 और 5% 20, तो 40 प्लस 20 मतलब के 60 नहीं हो जाएगा, मतलब के 460। और अब इनका अनुपात बता दो, यही तो आपका उत्तर है। आपको पता है सारे 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 5 छिका 30। अच्छा 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 21 अनुपात 61, सॉरी 21 अनुपात 66 अनुपात कितना है 92। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखो, देखो क्या है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। देखो किसी कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स मान लेते हैं हम 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में है। और कह रहा है यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है। देखो 20 और 25, देखो कह रहा है कि इनके तो 20% और इनके 25%, इनके 20% और इनके 25% क्या है वयस्क है, अडल्ट है, वयस्क, ठीक है वयस्क है। तो क्या रहा है जो, तो क्या कह रहा है आगे ये, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशतता जो व्यस्क नहीं है क्या होगी, जो व्यस्क नहीं है क्या होगी, मेरे को बताओ भाई। आप वही पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। आपको पता है 3 और 2 में कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी, 3 और 2 में कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी। आप एक काम करो, आप एक काम करो, इनको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लो। आपको पता है 20% और 25%, वही 100 से गुणा कर लेते हैं, इनको हम 300 और 200 बना लेते हैं, 300 और 200 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता है अगर भाई 300 लड़के हैं तो 300 लड़कों का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 करो जरा इसका, 5 छिका 30, 6 जीरो 60 आएगा। तो 300 का 1/5 60 आया, मतलब के 60 लड़के ऐसे हैं जो वयस्क हैं, 60 लड़के ऐसे जो वयस्क हैं, तो 240 लड़के ऐसे होंगे जो वयस्क नहीं होंगे। अच्छा लड़कियों पर आते हैं, 25% लड़कियां वयस्क हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब 4 पंजे 20, मतलब के 50, मतलब के 50 लड़कियां वयस्क हैं। घटा दो कितना आया 150, तो 150 लड़कियां क्या होंगी वयस्क नहीं होंगी। इसने क्या पूछा है कि उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। मेरे को बताओ भी वयस्क कितने नहीं है, कौन से बच्चे वयस्क नहीं है, 0, 9 और 3, 390 बच्चे वयस्क नहीं है। इनकी प्रतिशतता बतानी है, गुणा में कर दोगे 100, मुद्दा फंस गया कि बेस वैल्यू क्या ले, बटे में क्या लगाए कि हमारा आंसर आ जाए। आपको पता है आपके कॉलेज के अंदर 2 डाल के बच्चे हैं, एक तो वयस्क एक अवयस्क, मतलब एक तो वयस्क है एक वयस्क नहीं है, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। अगर आपसे कितने बच्चे वयस्क नहीं है इनकी प्रतिशतता पूछता है, तो आप बटे में टोटल बच्चे लगा दो, वही तो बेस होगा ना, क्योंकि बेस तो वही है, वहीं से तो कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है वयस्क की और जो वयस्क नहीं है उनकी। तो आप बटे में टोटल बच्चे लगाओगे, टोटल बच्चे आपने कितने माने हैं, आपने माने हैं 500, तो बच्चे बटे में क्या लगा दो 500, आ गया आपका आंसर। खत्म, खत्म बेटे खत्म। देखो 5 से काटो कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, मतलब कि 78% बच्चे, 78 78% बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर 3 वयस्क नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। देखो किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है सब लिख दिया हमने। यदि लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, कह रहे हैं लड़कों के 75% और इनका 70%, इनको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, मिलती है, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन रहेंगे हम उसको होमवर्क में दे देंगे ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ। अगला क्वेश्चन, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है। देखो बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों व हाँ देखो अनुपात लिखने का भी तरीका होता है, पहले लड़कियां फिर लड़के, लड़कियां और लड़कों का मतलब पहले गर्ल्स और फिर बॉयज, गलत हो जाता है क्वेश्चन अपना, पहले गर्ल्स और फिर बॉयज। अनुपात कितना है 16:9, 16:9। कह रहा है पहली लाइन में कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां, कितनी लड़कियां कक्षा में 32, 32 गर्ल्स हैं कक्षा में, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। मेरे को बताओ सारे बच्चे, अगर आपको यह बताना कि कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कक्षा में बच्चे टोटल कितने हैं। और टोटल कैसे पता चलेगा, रेशो आपने पढ़ी है, आपको आपके पास देखो, आपके पास देखो क्या दे रखा है इसने कि लड़कियां 32 है, लड़कियां आपको रेशो में कितनी दे रखी है 16, और वास्तविक में कितनी है 32। अगर मैं रेट पूछूं, रेट क्या चल रहा है, आपको भी सर रेट चल रहा है 2 का, मतलब कि एच की वैल्यू निकाल ली, एचसीएफ निकाल लिया हमने, रेशो में हम सीख के आए हैं।
अगर हमने टोटल बच्चे निकालने हैं तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होता है। तो 25 में रेट कितना चल रहा है, 2 का, 25 दूनी 50, मतलब कह सकते हैं पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 50। इसने पूछा हमारे से कि लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, लड़कियां टोटल कितनी है, 32, और टोटल बच्चे कितने हैं, 50। 32 बचे 50 गुणा में 100, 50 से काट दो इसको 2 पर, 32 दूनी 64% लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं कक्षा में, 64%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो, देखो क्या है। दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5% और b के 4%, लिख देते हैं, a के 5% और b के 4%, a के 5% और b के 4% का योग, का योग भी कर दो इनका, ऐसे कर देते हैं, अच्छे लगेगा, का योग, का योग a के 6% और b के 8% के योग, a के 6%, a के 6% और b के 8% और b के 8%, b के 8% के योग का 2/3 भाग है, के योग, के योग का योग कर लिया, और फिर उसका 2/3 भाग है, मतलब इसका भी 2/3 भाग है। ये पूरी इक्वेशन ये बताइए इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़ लिया, पूरी इक्वेशन हमने लिख दी। दोबारा रिपीट करते हैं, a के 5% और b के 4% का योग कर दिया, a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 भाग है, मतलब बराबर है, कर दिया हमने। अब इसको आगे सोल्व करना है, बताना है a अनुपात b क्या होगा। ये तो अनुपात का क्वेश्चन मेरे को ज्यादा लग रहा है, लेकिन परसेंटेज भी इंक्लूड है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो भाई क्या होगा, आपको पता है का के की का मतलब गुणा बताया था मैंने, इसका मतलब होगा भाई a 5a, 5 और a गुणा हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 100, प्लस ये आ जाएगा 4b बटे, अभी काट नहीं रहा मैं कुछ भी, डायरेक्टली लिख रहा हूं, बराबर ये आ जाएगा आपका 6a बटे में 100, प्लस में ये आ जाएगा आपका 8b बटे में 100, और ये आ जाएगा आपका 2/3। सारे बच्चे देखना, अगर यहां से मैं 1/100 बाहर कॉमन निकालू, 1/100, अगर यहां से मैं 1/100 बाहर कॉमन निकाल लूं तो कुछ ऐसा नहीं बच जाएगा यहां पर, 1/100 बाहर कॉमन निकाल लिया मैंने। उसी प्रकार यहां से भी अगर मैं 1/100 बाहर कॉमन निकाल लूं, 1/100, तो क्या बचेगा अंदर, कुछ नहीं, 1/100 मैंने बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 3 यहां पर भाग में इस तरफ आके गुणा हो जाएगा, तो 3 की जब आप अंदर गुणा करोगे तो 5 3 15a प्लस 4 3 12b बराबर, इस 2 की जब आप अंदर गुणा करोगे 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b हो जाएगा। ठीक है, 15a इस तरफ है, 12 इस तरफ है, इसको इस तरफ ले आओ, यहां पर बचेगा आपका 3a, 15 में से 12 घट जाएगा, 3a बचेगा, और यहां पर 16b है, 12 भी उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा 4b। तो a बटा b बराबर आया 4/3 के। यहां से आप कह सकते हो कि a अनुपात b बराबर है 4/3, मतलब के 4/3 के। तो a और b का अनुपात हमने क्या निकाल दिया साहब, 4/3। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए, तो क्वेश्चन को आप इजीली बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। देखो, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, एक विद्यालय भाई, एक विद्यालय है जिसके अंदर कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं। अब हमें नहीं पता कितने हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन एक बात का पता है क्या, कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियां हैं जी, इनका 10%, इनका 10%, और लड़कों की संख्या का 1/20 बराबर है, लड़कों की संख्या का 1/20 बराबर है। ये बात क्या रखी, बात समझ में आ गई। अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप g/10 लिख सकते हो, 10% का मतलब 1/10 होता है, बटे में 10 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप इसको 2 पे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे काट दिया। क्या पूछा है इसके अंदर, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, कोई क्वेश्चन थोड़ी है ये, लड़कों तथा लड़कियों का। बस एक बात का ध्यान रखना, पहले लड़के बताने हैं, पहले लड़के बताने हैं। जैसे कि मान लो यहां पर क्या है, बी, इस जी को इसके नीचे ले जाओ, जी, यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, क्या है यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, ये 2 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा 2, इस तरफ ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स, मतलब कि लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियां 2:1 के अनुपात में है। लेकिन इसने क्या पूछा हमारे से, इसने पूछा हाँ लड़के और लड़कियां ही, इसने पूछा है लड़के और लड़कियों का अनुपात है 2:1, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आप गलती से ऑप्शन नंबर 1 मत लगा देना, 1:2, वो लड़कियों और लड़कों का अनुपात है, हमने बताना है लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो 2:1 हमारा राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न क्या है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है चाहे, देखो 22:25 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब समझते हो आप, कि पहले अगर किसी किसी मजदूर को अगर 22 रुपए दे रहे थे, तो अब उस मजदूर को कितने रुपए देंगे, 25 रुपए देंगे, उसकी सैलरी बढ़ा दी, वेरी गुड, अच्छी बात है, अनुपात में बढ़ा दिया गया, किंतु कामगारों की संख्या 26 से ही 2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा, मेरे को बताओ सारे बच्चे। पहले मैं अगर बात करूं सैलरी की, अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, आप पहले सैलरी देते हो 22 रुपए, अब आपने सैलरी देना स्टार्ट कर दिया 25 रुपए, आपने सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, सैलरी बढ़ा दी, कह रहा है कि 26 से ही 2/3% घटा दी जाए कामगारों की संख्या, मतलब के नंबर ऑफ लेबर बोलते हैं, क्या बोले लोग, नंबर ऑफ वर्कर्स बोल देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स 26 से ही 2/3, 26 से ही 2/3% है, इधर इसमें सोल्व करते हैं, 26 ये हो जाएगा आपका 60 18 78 और 2 80/3, 80/3 गुणा परसेंटेज का मतलब 1/100, ये कट गया, ये आया 4, ये आया 5, ये आया भाई आपका 4/15, कितना आया 4/15, सब कितना आया साहब 4/15। अच्छा यहां से आप क्या समझते हो कि आपको पता है 26 से 2/3% जो नंबर ऑफ वर्कर्स है कम कर दिए गए, मतलब अगर बेस वैल्यू क्या है 15, पहले अगर 15 वर्कर थे तो अब घटा करके कितने कर दिए, 11 कर दिए, मतलब पहले अगर 15 वर्कर थे तो अब 4 कम कर दिए, मतलब कि 11 वर्कर कर दिए। मेरे को बताओ भाई क्या फर्क पड़ेगा, आप पहले 15 वर्कर्स को 22 रुपए दे रहे थे गुणा करते हैं, 15 दूनी 30 की 0 हासिल बचे 3, 15 दूनी 30 और 3 33, पहले आपका खर्चा होता था 330 रुपए, अब आपका खर्चा क्या होता है 25 गुणा 11 मतलब के 5 7 और 2, ये आपका खर्चा हो रहा है। तो मेरे को बताओ भाई आपके खर्चे में कमी आई, आप कंपनी के मालिक हो, आप पहले 330 रुपए दे रहे थे, अब आप 375 रुपए दे रहे हो, आपके खर्चे में कमी आई है। इसने हमारे से क्या पूछा कि वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा, परसेंटेज में प्रभाव बताना है, तो मेरे को बताओ प्रभाव क्या पड़ा, 30 और 25 मतलब के 30 और 25 55 रुपए का खर्चा कम हुआ, सब मेरी बात को समझे ना, 55 रुपए का जो खर्चा है वो कम हुआ, और 55 रुपए का खर्चा कम होना मतलब के 55 रुपए खर्चा कम होना कहां से, बेस वैल्यू क्या है 330 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 3 33, 11 5 55, ये आया आपका 50/3, और 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 6 18, 2/3%, 16 से ही 2/3%, कितना है साहब 16 से 2/3%, कोई दिक्कत इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करें, आगे करते हैं, ये लो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 करो जरा इसको अगला क्वेश्चन करो साहब, देखो क्या है प्रश्न देखते हैं, किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है, देखो एक धातु है भाई, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या है, लेकिन उसके अंदर 12% तांबा है, ये बात गिवन है, 12% तांबा है, तो 88% कुछ और होगा, हमें क्या मतलब है 88% कुछ और होगा, तांबा केवल कितना है 12% है एक धातु के अंदर। कह रहा है कि अगर 69 केजी 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे को एक बात बताओ भाई मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना इस चीज को। कह रहा है कि भाई 69 केजी चाहिए किसकी, तांबे की, तो आपको या धातु कितनी रखनी पड़ेगी। अब सारे बच्चे सोचना जितनी भी धातु रखोगे उस धातु के अंदर जो तांबे का प्रतिशत होगा, वो तो 12% ही होगा, वो घटबढ़ थोड़ी सकता है साहब, वो जो तांबे का प्रतिशत है वो तो 12% ही रहेगा, वो तो गड़बड़ नहीं सकता। आप 1 किलो धातु लो उसमें 12% तांबा मिलेगा, आप 100 किलो धातु लो उसके अंदर भी 100 किलो धातु लोगे उसके अंदर भी 12% ही तांबा आपको मिलेगा। तो मेरे को बताओ भाई जितनी भी धातु रही होगी 69 केजी तांबा अगर आपको चाहिए तो ये होगा तो 12% ही ना। मेरे को सारे बच्चे बताओ ये होगा तो 12% ना, बताओ मेरे को जरा, होगा या नहीं होगा। आपको सर बिल्कुल होगा, होगा तो ये 12% ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये 12% और मेरे को बताओ
अगर 12% तांबा है तो ये धातु कितने परसेंट होगी? आप सबको पता है धातु तो 100% होगी, क्योंकि 100% में से 12% तो तांबा है और 88% कुछ और होगा, हमें नहीं पता क्या है। बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे कि सर आप धातु कितनी भी ले लो, 12% तो तांबा रहना ही रहना है, तो हम कह सकते हैं कि 12% 69 किलोग्राम के बराबर है। 69 किलोग्राम के 69 केजी के बराबर है। तो मेरे को बताओ भाई यहां से 1% की वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर 69/12, 69/12। और आपको निकालना है कि इतनी 69 केजी तांबा निकालने के लिए धातु कितनी लगेगी? तो धातु है 100%, तो आपको अल्टीमेटली यहां पर 100 चिपकाना है, 100%। 69/12 इंटू में 100 चिपकाना है, 100 चिपका दो। देखो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 से कट जाएगा ये 25 पर। 25 तिया 75 का 5 का हासिल बचे 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575, 575 ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन इस पर्सन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है इसका आंसर, कैसे करेंगे इसको? 80% बोरिक अम्ल वाले 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, देखो 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, देखो एक 100 मिलीलीटर पानी का घोल है भाई, 100 ml एक पानी का घोल है जिसके अंदर 80% और 20% दो चीजें हैं। ये तो है बोरिक अम्ल, मैं लिख देता हूं यहां पर बोरिक अम्ल, ये है बोरिक अम्ल, ये कुछ और होगा हमें नहीं पता, ये पानी होगा, ये मान लो ये पानी है, ये बोरिक अम्ल है, ठीक है। ये एक पानी का घोल है। ये कहते हैं कि कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। सारे बच्चे ध्यान से देखना एक बात, अगर मैं कहता हूं कि 100 ml है तो 80 ml, सीधी सी बात है 80 ml तो बोरिक अम्ल होगा और 20 ml क्या होगा? पानी होगा। मेरे को बताओ, ऐसे ही तो होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करूं मैं परसेंटेज में इसका अलग अलग, तो 80 ml तो बोरिक अम्ल है और 20 ml क्या है? पानी है, क्योंकि सीधा साधा दिख रहा है हमें। ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। मेरे को बताओ भाई, अगर ये बोरिक, देखो बोरिक अम्ल तो आपने मिलाया नहीं, बोरिक अम्ल तो आपने सेम रखा। अब बोरिक अम्ल आपने सेम रखा, 80 ml ही बोरिक अम्ल रखना है आपने, लेकिन आपने इस पानी के अंदर कितना और पानी ऐड करें कि ये बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो आपके दिमाग में एक बात आओगी कि सर अगर 50% ये हो जाएगा तो ये वस्तु भी तो 50% ही रहनी चाहिए। आप कहोगे सर हाँ रहनी तो चाहिए 50%, क्योंकि टोटल चीज कितनी है हमारी? 100% है। अब आप कहोगे सर 50% अगर 80 ml है तो सीधी सी बात है पानी भी फिर 80 ml होना चाहिए, क्योंकि 50% तो दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब ये 80 ml 80 ml। अब सीधी सी बात एक रहेगी कि 20 ml को 80 ml बनाने के लिए कितना पानी मिलाओगे? आप कहोगे सर 60 ml। कितना मिलाओगे? 60 ml, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 60 ml, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है। क्वेश्चन देखो भाई क्या है, क्वेश्चन है 20 लीटर मिश्रण में, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, सॉल्यूशन तो आप खुद ब खुद कर लोगे। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। देखो 20 लीटर मिश्रण है भाई, 20 लीटर का एक मिश्रण है, हमने लिख लिया यहां पर 20 लीटर, उसके अंदर कितना है? 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। देखो इसके अंदर 20% तो क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल है, और बाकी है वाटर, पानी, मतलब कि 80% पानी हो गया, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है आपको पता है। अगर 20% अल्कोहल है तो 80% क्या होगा? पानी होगा। जरा निकाल लेते हैं, मेरे को बताओ भाई 20 का 20% कितना हुआ? 10% होगा, 2, तो 20% उसका दुगुना मतलब कि 4, मतलब कि 4 लीटर तो क्या है? 20 लीटर के अंदर अल्कोहल है, बच गया कितना? 16 लीटर क्या आया भाई अपना? वाटर आया, ठीक है, लीटर में हो गया ये, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है ये यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यदि उसमें 4 लीटर पानी, अब आप इसके अंदर 4 लीटर पानी और मिलाओगे तो पानी कितना हो जाएगा? 20 लीटर। पानी कितना हो जाएगा? 20 लीटर। 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? नए मिश्रण में अल्कोहल, देखो अल्कोहल तो सेम है, बदला थोड़ी है, अल्कोहल तो 4 ही है, लेकिन मिश्रण टोटल में बदल गया। टोटल में अब मिश्रण 20 और 4 24 लीटर का हो गया, तो बटे में बेस वैल्यू आ जाएगी 24, इंटू में आ जाएगा 100, और 4/24 का मतलब होता है 1/6, और 1/6 गुणा 100 या तो कैलकुलेट कर लो, या फिर आपको 1/6 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी? 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4/24 का मतलब 1/6 होता है ना, 4×6 = 24 होता है, तो 16 से 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न
क्या है देखो, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। देखो दूध और पानी का एक मिश्रण है, 40 लीटर का मिश्रण है, समझो बात को, भावनाओं को समझो, और उसमें 10% पानी है। देखो 40 लीटर मिश्रण है जिसके अंदर 10% पानी है और 90% क्या है, 90% दूध और पानी है। 10% तो पानी है उसके अंदर। अब 10% पानी है, देखो ये तो है वाटर और ये है मिल्क, मिल्क, ठीक है, वाटर, वाटर मिल्क। अब 10% का मतलब 4 लीटर तो उसके अंदर क्या है भाई, पानी है, और 36 लीटर बच गया, ये क्या है, मिल्क है, लीटर लिख देते हैं। क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे देखो, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा है। देखो भाई, नए मिश्रण में 20% पानी रखना है, नए मिश्रण के अंदर 20% पानी रखना है, इसका मतलब क्या, देखो सारे बच्चे, नए मिश्रण के अंदर 20% पानी रखना है। अब आपको एक बात बताओ, अगर आप नए मिश्रण के अंदर 20% पानी रखना चाहते हैं, 20% अगर इसके अंदर आप यहां पर 20% पानी रखना चाहते हैं, सारे बच्चे देखना, 20% पानी आप यहां पर रखना चाहते हैं, तो आपको दूध कितना रखना पड़ेगा, 80%। आपको दूध कितना रखना पड़ेगा, सीधी सी बात सोचो, सीधी सी बात सोचो, आपको पानी जो है वो 20% बनाना है, आपको दूध कितना रखना पड़ेगा, 80%। लेकिन आप दूध को नहीं बदल सकते, इसने क्वेश्चन में कहा लास्ट में कि मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है। आप पानी मिला सकते हो, दूध आपने सेम रखना है, तो आप कहोगे कि सर 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू 36 ही रहेगी। 80% की वैल्यू 36 है, यह बात कंफर्म है। अगर कंफर्म है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आपको सर 36/80, 36/80। तो 20% की वैल्यू निकाल लो यहां से, 20% की वैल्यू क्या होगी, 36/80 गुणा में 20, 20 चिपका दिया हमने दोनों तरफ। देखो ये कट गया 4 पे, और 4 नीम 36, कितना आया 9। मतलब आप कहोगे कि सर 20 लीटर, देखो 80% हमने ये तो 36 लीटर रख लिया क्योंकि ये तो हमने चेंज किया नहीं, लेकिन 20 लीटर पानी कितना होना चाहिए हमारे पास, 9 लीटर होना चाहिए। मतलब 20% पानी बनाने के लिए 9 लीटर पानी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कितना पानी और आपको मिलाना पड़ेगा, आपको सर साफ साफ दिख रहा है कि 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, और यही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि 4 लीटर से 9 लीटर पर जब आप आओगे तो आपको 5 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है ग्लिसरीन, देखो ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में, 50 लीटर का एक नमूना है ग्लिसरीन का, जिसमें 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। देखो 20 लीटर के एक नमूने में 50 लीटर के एक नमूने में, 50 लीटर टोटल नमूना है भाई एक ग्लिसरीन का, जिसके अंदर 20% की अशुद्ध मिलावट है। मतलब कि सीधी सी बात है, उसके अंदर 80% तो शुद्ध ग्लिसरीन है, उसके अंदर 80% तो शुद्ध ग्लिसरीन है, और 20% उसके अंदर मिलावट है, किसी और चीज की, हमें नहीं पता किस चीज की मिलावट है, पड़ी रहने दो, मिलावट है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, मिलावट है, मिलावट का जमाना है। तो ग्लिसरीन आप कहोगे सर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 10% होता है 5, तो 20% होगा कितना, 5 दूनी 10, ये हो गया इसका मिलावट 10, ये 50 क्या था, 50 लीटर था ना, 50 लीटर था टोटल जो मिक्स था, तो उसके अंदर से 10 लीटर जो है वो क्या रहा हमारा, मिलावट है, और बचा कितना 40 लीटर, ये क्या है हमारा प्योर ग्लिसरीन है। ठीक है, अच्छा इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धि की प्रतिशतता 5% रह जाए। मेरे को बताओ भाई, ये जो शुद्ध जो अशुद्धि है, सारे बच्चे देखना, इसको तो नहीं छेड़ा, उन्होंने कहा कि कितनी और ग्लिसरीन मिलाई जाए, जिस चीज को मिला रहे हैं उसको मत छेड़ो, जो चीज फिक्स है उसको उठाओ। कह रहा है कि इसके अंदर कितनी और ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि जो अशुद्धि है, जो मिलावट है, वो 5% रह जाए। मतलब कि यह वैल्यू आगे जाके 5% रहने वाली है, और अगर यह 5% रहने वाली है तो यह कितने परसेंट रहने वाली है, 95%। तो आपको एक बात का पता है कि 5% की वैल्यू 10 लीटर फिक्स है, 5% की वैल्यू 10 लीटर फिक्स है, क्योंकि मिलावट को चेंज नहीं किया, मिलावट तो उतनी ही है, चेंज किसको कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ग्लिसरीन को। तो 5% की वैल्यू है 10 के बराबर, तो आप कहोगे सर 1% की वैल्यू आई 2 के बराबर, 5 से 2 पर कट जाएगा, 2 के वैल्यू बराबर, तो 95% की वैल्यू किसके बराबर आई, 95% की वैल्यू किसके बराबर आई, 95 दूनी कितना होगा बताओ भाई, आपको सर 190, कितना होगा 190। आप कहोगे कि सर 40 लीटर मिश्रण अब जाकर के 190 लीटर हो जाना चाहिए, 190 लीटर हो जाना चाहिए, तो कितना मिलाना पड़ेगा, आपको सर 150 लीटर और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितना मिलाना पड़ेगा, देखो ना यहां पर 150 लीटर मिलाना पड़ेगा, 150 लीटर, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो,
आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा ऐसी बात नहीं है, आप खुद ब खुद करोगे, आपको पता लगेगा कि आपको ये चीजें अभी आनी स्टार्ट हो गई है। यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, देखो सारे बच्चे देखना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गई, मतलब कि पहले छात्र थे 100%, देखना सारे बच्चे 100% पहले छात्र थे, या फिर सीधा मान लो कि पहले छात्र थे 100, अब 20% बढ़ गए, मतलब कि 20 और बढ़ गए, तो अब छात्र कितने हो गए 120। लेकिन ये तो कल्पना है, लेकिन ये तो कल्पना है, ये तो हमने मानना है। एक्चुअल में छात्र बढ़कर कितने हो गए 66। तो कल्पना को वास्तविकता से भिड़ाना पड़ेगा कि 120 जो हमने माना ये किसके बराबर है 66 स्टूडेंटों के बराबर है। क्या पूछा इसने, प्रारंभिक संख्या कितनी थी, प्रारंभिक तो 100 थी, आप सबको पता है। तो 120 की वैल्यू 66 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 66 बटे 120 के बराबर होगी, और 100 की वैल्यू हमने निकालनी है प्रारंभिक, तो 66 बटे 120 गुणा में 100 आ जाएगा, और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 6 दूनी 12, ये आ जाएगा यहाँ पर 11, 2 से कट जाएगा 5 पर, ये आ जाएगा आपका 55। 55 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा इसका आंसर। देखो भाई सारे बच्चे देखो, एक संख्या से, एक संख्या भाई उस संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर, देखो एक संख्या है जिससे 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक संख्या है जिसको 15 घटाया गया, उसमें से 15 घटाया गया, और 15 घटाने से वह संख्या 80% रह गई। देखो एक संख्या है 100, देखना सारे बच्चे, ये संख्या 80% रह गई, सारे बच्चे ध्यान से देखना। तो कितना घटा इसमें से, आप कहोगे सर 20% घट गया, यही तो कहोगे, या कुछ और कहोगे 20% घट गया। वास्तव में कितना घटा है, आप कहोगे सर वास्तव में क्वेश्चन में गिवन है कि 15 घट गया। तो क्या आप ये बात कह सकते हो कि इस 20% की वैल्यू इस 15 के बराबर है, आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, 40% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यहां से आ जाएगा परसेंटेज की वैल्यू 15/20, और 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/20 गुणा में 40, मतलब कि 2 पे कट जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आसान, ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जल्दी से करते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो कह रहा है कोई संख्या है, मान लो हमने कह दिया 100%, कोई संख्या है, कोई भी संख्या 100% होती है, आप सबको पता है। उस संख्या का 80%, उस संख्या का 80% में 80% में 80 जोड़ने पर, 80 जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब परिणाम स्वयं वही संख्या, मतलब कि 100% प्राप्त हो जाती है। इसी संख्या की बात हो रही थी ना, इस संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर यही संख्या प्राप्त हो गई, मतलब इस बात की तो क्या रहे। तो बताओ वह संख्या क्या होगी, मेरे को बताओ भाई। 80 बराबर 100% माइनस 80% नहीं हो जाएगा, और 80 बराबर 20% नहीं हो जाएगा, और 1% की वैल्यू 4 नहीं हो जाएगी। 1% की वैल्यू 4 है, संख्या कितनी होगी 100%, तो 100% की वैल्यू 400 नहीं हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई क्या है। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। किस संख्या का, अब हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, का 18% 75 के 12% के बराबर हो जाएगा, 75 के 12% के बराबर हो जाएगा, इतना कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, कट गया, हटा दो इनको, हटा दो, हटा दो साहब, हो गया इतना। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है साहब। 3 से 7 5 12, 3 से कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, कट रहा है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो सकता है, करो जरा इसको, हालांकि इतना कैलकुलेटिव भी नहीं है। देखो जरा क्या है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाएं और उत्तर दशमलव में दे, का उत्तर 0.45 देता है। उसने एक प्रश्न का उत्तर दिया 0.45। एक बच्चा है
जिसने एक प्रश्न का उत्तर दिया 0.45। प्रश्न क्या था कि 1/4 और 1/5 के योग को 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाए, एक में से घटाए, ये बात थी, एक में से घटाए, तो उसने उत्तर दिया 0.45। ठीक है, अब देखते हैं उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता, मतलब उसने गलत आंसर दिया तो बताना है कि गलती कितने प्रतिशत हुई। तो पहले देखते हैं इसका सही आंसर क्या आना चाहिए था। इसका सही आंसर क्या आना चाहिए था, 1 माइनस, इनका एलसीएम ले लो, कितना आया 20, ऊपर कर लो 4 5 5 ऊपर आ जाएगा, 5 4 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको ऊपर कितना आ जाएगा साहब, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा, फिर से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, 20 एकम 20 माइनस 9 कितना आया, 11/20 आया, कितना आया 11/20 आया, 11/20 आया। अब या तो आप इसको भी पॉइंट में बना लो, पॉइंट में बना दे, चलो कोई बात नहीं, 11/20 को पॉइंट में बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको पता है नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे 0 लग गई, 20 पंजे 100, 10 बच गए, फिर 0 लगी, 20 पंजे 100, तो 0.55 आपका सही उत्तर आया। भाई 0.55 एक्यूरेट आना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने कितना लिख दिया 0.45। मतलब कि त्रुटि कितनी हुई, त्रुटि कितनी हुई, त्रुटि चेक करते हैं, 0.55 और 0.45, त्रुटि हुई 0.1, ये आया 0, मतलब कि 0.1 ये है त्रुटि, 0.1, 0.1 की त्रुटि कहां से, जो सही आंसर था वहां से, 0.55 इंटू में 100% के लिए, यही आपका उत्तर होगा। सोल्व करना है इसको आपने, कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बताया था आपको, ज्यादा पंगे देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बिल्कुल बेसिक से चले जाओ। कैसे, अगर एक के बाद पॉइंट है तो इसको हटाओ, बटे में कर दो 10, दो के बाद पॉइंट है तो 100 आएगा बटे में, उसको ऊपर ले आओ, यहां पर कर दो 100, खत्म, खत्म कहानी। करो इस क्वेश्चन को, देखो ये कट गया, कितना आया भाई 1000/55, 1000/55। आंसर किस प्रकार है इसका, 1000/55। अच्छा, थोड़ा सा आंसर सोल्व करना पड़ेगा, कर देते हैं। देखो 5 से काटोगे इसको, आप 5 से काटोगे तो देखो पड़ेगा 2 0 0 और बटे में आएगा 11, मतलब कि 200/11, 200/11%। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है साहब, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, देखो सारे बच्चे, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। देखो दो संख्याओं का अंतर, मान लो एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। अब सारे बच्चे मान लो कि यह है बड़ी और यह छोटी, क्योंकि देखो सारे बच्चे, सीधी सी बात है, अगर अंतर की बात आई है, तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या में छोटी घटाओगे तभी तो सही अंतर निकाल पाओगे, क्योंकि अगर छोटी में से आपने बड़ी को घटा दिया तो माइनस में आ जाएगा, अंतर नहीं आ पाएगा। अगर एक्यूरेटली आपको अंतर की बात करनी है, तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी, तब आप अंतर बता पाओगे, क्योंकि तभी वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मेरे को बताओ भाई, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तब सारे बच्चे ध्यान से देखना, छोटी संख्या दे रखी है 20, छोटी संख्या बी की वैल्यू दे दी इसने 20, ये बड़ी संख्या है, तो क्या दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, a माइनस 20, ये दोनों संख्याओं का अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। आप कहोगे सर दोनों संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जो कि कितनी है, बड़ी संख्या कितनी है, ए के किसके बराबर है, 20% के बराबर है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसी को आपने सोल्व करना है, 5 इस तरफ आ जाएगा और इस पूरे के अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a माइनस 20 पंजे 100 बराबर 1 है, ये आएगा इस तरफ माइनस का, 5a माइनस a इज इक्वल्स टू 100, 100 तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4a बराबर आया 100 के, और a बराबर आ जाएगा भाई 25 के, मतलब कि बड़ी संख्या कितनी आई हमारी 25, ऑप्शन नंबर 1 बड़ी संख्या पूछी थी 25, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो भाई, दो संख्याओं का अंतर 1660 है, दो संख्याएं भाई उनका अंतर दे रखा है 1660। यदि एक संख्या का 6 से 1/2% दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है, दो संख्याओं का अंतर है, आप मान लो a बड़ी है और b छोटी है, और इनका अंतर है 1660। हमने मान लिया ये बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि बड़ी में छोटी घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, छोटी में से बड़ी घटा दी तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर अंतर का कुछ मतलब बचेगा नहीं हमारे पास। तो दो संख्याओं का अंतर हमारे पास ये है, कह रहा है कि यदि एक संख्या का
6 से 1/2% दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है। मान लेते हैं कि a का 6 से 1/2% बराबर है b के 8 से 1/2% के। b के 8 से 1/2% के तो छोटी संख्या है छोटी संख्या पूछिए आपसे, मतलब कि b की वैल्यू आपसे पूछी है, b की वैल्यू आपसे पूछी है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो देखो भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां से आएगा आपका, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको हटा देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहां पर। a इंटू 6 दूनी 12 और 1 13/2, 8 दूनी 16 और 1 17/2, 17/2, 2 से 2 यहां पर इंटू में आएगा b, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको पता है a यहां पर आया और b यहां पर आया, यहां पर आया 17, यहां पर आया 13, यहां पर आया 17 और यहां पर आया 13, ये आ गया ठीक है। आपको पता चल गया कि भाई a अनुपात b बराबर है 17:13, इतनी बात आप सबको पता चल गई। लेकिन आपको तो एक वास्तविक वैल्यू पता है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 1660 है। मेरे को बताओ इन दोनों का अंतर है कितना? आपको इसलिए इन दोनों का अंतर तो 4 है, रेशो में तो 4 है, वास्तव में 1660 है। तो वास्तव में 1660 है, रेशो आप पढ़ के आए हो, इनको बैठा दो आपस में, बताओ कितना होगा, कितने गुणा है? 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, सर 415 गुणा, कितना गुणा है? 415 गुणा, 415 गुणा। आपसे क्या पूछा इसने? तो छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या है बी, बी में छोटी संख्या मानी थी, मतलब कि 13 की वैल्यू बतानी है। तो 13 गुणा में 415, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल बच्चे 6, 13 एकम 13 और 6 19 का 9 का हासिल बच्चा 1, 13 चौके 52 और 1 53, मतलब कि 5395। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखो भाई, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत, ऑफर क्या चल रहा था? बड़ा ही लुभावना ऑफर चल रहा था। ऑफर क्या था? 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलती है। देखो सारे बच्चे ध्यान से, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलती है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? वैसे तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था लाभ हानि में, लेकिन ये इसके अंदर डाल दिया तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा था, तो छूट का प्रतिशत क्या है? मेरे को बताओ भाई। आप मान लो एक चीज है 100 रुपए की, ठीक है, आप उन चीजों को देखो, आप 4 चीज खरीदते हो, दुकानदार दुकान पे आप गए, आपने खरीदी 4 चीज, आपने कितने रुपए पे करे? आपने पे करे 400 रुपए। बात को समझिए, आपने पे करे 400 रुपए, लेकिन आपने 4 चीजें ली, 4 चीजें ली, और दुकानदार बोला एक और ले जाओ मेरी तरफ से फ्री। तो आप घर पर कितनी चीज लेके आए? सारे बच्चे देखना, आप घर पर कितनी चीज लेके आए? 5 चीज लेकर आए। तो मेरे को बताओ भाई, 5 चीजों की एक्चुअल में वैल्यू थी कितनी? 5 गुणा में 100 मतलब कि 500। मतलब आपको 500 रुपए की चीज कितने रुपए की मिली? 400 रुपए की। आपको 500 रुपए की चीज कितने रुपए की मिली? 400 रुपए की। तो आपके लिए डिस्काउंट कितना है? 100 का। आपके लिए डिस्काउंट कितना है साहब? 100 का। और डिस्काउंट कहां से मिला? 500 रुपए से मिला। कहां से मिला? 500 रुपए से। गुणा में 100, तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो, मतलब कि 20% का क्या है साहब? डिस्काउंट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर करो। वेरी वेरी गुड्स। देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। जब क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट आएंगे, थोड़े से टेक्निकल आएंगे, ध्यान से समझना इन चीजों को। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा, पहले वृद्धि ही लिख लेते हैं। 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले अगर चीनी का मूल्य 5 था, तो अब 20% बढ़कर कितना हो गया साहब? 6 हो गया। बढ़ गया ना 20%, तो 6 हो गया। ये तो था पहले मूल्य, अब कितना हो गया? 6 मूल्य। बात क्लियर होगी? ठीक है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही हो? मेरे को एक बात बताओ भाई, पहली बात तो इस बात ने नोट रखी हो कि प्राइस अगर प्राइस अगर प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी कंजम्पशन या फिर उसकी सेल कम हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। कोई चीज महंगी होगी तो कम बिकेगी, और अगर कोई चीज सस्ती होगी तो वो ज्यादा बिकेगी। ये रूल होता है इकोनॉमिक्स का, जिसको मांग का नियम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर इतना सही पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, मतलब उसका डिमांड घट जाती है, उसकी कंजम्पशन घट जाती है। अगर उस चीज की प्राइस आप कम करोगे तो उस चीज की मांग बढ़ जाएगी, सस्ती चीज है तो ज्यादा बिकेगी। तो सीधी सी बात है, देखो ये है इसका प्राइस, ये है इसका प्राइस। अगर ये इसका प्राइस है, सारे बच्चे देखना, ये इसका प्राइस है, तो इसकी जो कंजम्पशन है, मतलब कि उपभोग,
इसको हम कितनी प्रयोग में यूज कितना कर रहे हैं। देखो कह रहा है कि चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही हो। अब सारे बच्चे एक बात देखियो, अगर आपके, देखो आप समझो इस बात को आपके पास आपने लेनी है चीनी, सारे बच्चे देखियो, आपने लेनी है चीनी, आप चीनी लेने के लिए तत्पर हैं और आपके पास है 5 रुपए, आपके पास है 5 रुपए। आप चीनी लेने के लिए बाजार में गए और जैसे ही आप बाजार में गए आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, आपको मिला बढ़ा हुआ रेट, कितना, 6 रुपए किलो चीनी हुई। ओ माय गॉड, 1 रुपए बढ़ गई चीनी तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि सर 5 रुपए में जितनी आती है उतनी दे दो, 5 रुपए में जितनी आती है उतनी दे दो, हम तो थोड़ी खा लेंगे। मतलब क्या कि हम कंजम्पशन में कमी कर रहे हैं। ये रूल वो कहता है कि आपके पास है ही 5 रुपए, चीज 6 रुपए की होगी तो आप उतनी लोगे कैसे, आप कम लोगे ना। तो सीधी सी बात है, अगर 5 से उसका मूल्य 6 हुआ तो इसका ठीक उल्टा, मतलब कि कंजम्पशन 6 से 5 हो जाती है, 6 से 5 हो जाती है, क्योंकि 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, खर्चा हमने सेम रखना है। बात समझ में आई, खर्चा हमने सेम रखना है, उसकी कंजम्पशन हमेशा उल्टी होती है, याद रखना। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो कंजम्पशन भी घटती है, प्राइस घटता तो कंजम्पशन बढ़ती, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता चला कि सब कंजम्पशन पहले 6 हो रही थी, अब कंजम्पशन 5 हो रही है, प्राइस को सेम रखने के लिए, प्राइस को सेम रखने के लिए, क्योंकि 6 पंजे 30, पहले हम 30 रुपए खर्च रहे थे, 6 पंजे 30, अब भी 30 रुपए ही खर्च रहे हैं। तो मेरे को बताओ भाई, पहले हम छह चीज खा रहे थे, अब चूंकि हमारे पास पैसे कम है तो हम कितनी चीज खाएंगे, 5 चीज खाएंगे। तो एक चीज हमने खाने में कम कर दी, और कहां से कम की, 6 से कम कर दी। तो गुणा में 100, या 100 ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाए। बताओ कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है जल कर में, देखो वाटर टैक्स है भाई, जल कर में 20% की वृद्धि हुई। देखो भाई, मान लो 20% की वृद्धि होना का मतलब समझते हो, 20% की वृद्धि होना का मतलब है कि भाई इसका मतलब होता है 1/5, कि पहले अगर 5 रुपए टैक्स लग रहा था तो अब बढ़ करके 6 रुपए टैक्स लग रहा है, ये है टैक्स, ये है टैक्स, ठीक है, ये टैक्स लग रहा है। ये कह रहा है इसके होने से उसकी खपत में 20% की कमी हुई, 20% कम हुई है, उसकी जो खपत है वो 20% कम हुई है। इसका मतलब पानी पहले 20% यूज हो रहा था, मतलब पानी पहले जितना यूज हो रहा था उसका 20% कम यूज हो रहा है, मतलब अब पानी जो यूज हो रहा है वो 5 से 4 यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है। उसकी खपत खपत 20% की कम हो रही है। तो मेरे को बताओ भाई, यहां पर क्या हुआ, पहले पचू पचू 25 खर्चा आ रहा था, अब 6 चौक 24 खर्चा आ रहा है, खर्चा हो गया कम, खर्चा हो गया कम। इसने पूछा तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। आपको सर कमी हुई कितनी, 1 की, कहां से, 25 से। 1/25 का मतलब क्या होता है, 100, 2500 का 100, मतलब कि 4% की कमी हुई। बात समझ में आई, 4% की क्या हुई साहब, कमी हुई, 4% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न क्या है साहब, देखो सारे बच्चे देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब। अब जो क्वेश्चन आएंगे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इन क्वेश्चन को। क्या है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, चीनी का भाव था 20% की कमी हो गई, मैं यहां पर लिखता हूं 1/5। पहले अगर भाव 5 था तो अब कितना हो गया, भाव मतलब कि प्राइज, प्राइज पहले 5 था तो अब घट के कितना हो गया, 4। प्राइस में कमी आई तो मैंने आपको भी बात बताई कि प्राइस में कमी आती है तो उसके कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी, प्राइस कम हुआ तो चीज ज्यादा खरीदी जाएगी। मतलब कि देखो, आपके पास किसी चीज को खरीदने के लिए 5 रुपए है, ऐसे समझो, आपके पास किसी चीज को खरीदने के लिए 5 रुपए है, आप बाजार में गए कि सब मेरे पास 5 रुपए 1 किलो चीनी दे दो, बाजार वाला क्या बोला, अरे मुबारक हो, चीनी 1 रुपए सस्ती हो गई है, 4 रुपए की हो गई है। तो आप ये कहोगे कि ना 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 ना, 4 रुपए की ही दो, 1 रुपए के मैं गोलगप्पे खाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप कहोगे एक काम करो, 5 रुपए की ही दे दो। मतलब क्या है, अब आपके पास चीनी 4 रुपए की 1 किलो आ सकती थी, आपने 5 रुपए की ली क्योंकि आपकी कैपेसिटी है 5 रुपए की, तो अब आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे। तो सीधी सी बात है कि यहां पर कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब के उपभोग, उसका यूज, आप इसका ठीक उल्टा, मतलब पहले 4 अगर कर रहे थे तो अब 5 करोगे, कंजम्पशन ज्यादा करोगे। ये मानव का दिमाग की एक प्रतिक्रिया है साहब, कि हम जब चीज सस्ती होती है तो उसको ज्यादा खरीदते हैं, और खरीदी भी जाओगी। हम 100 रुपए को मिल रहे हैं, हमें पता 100 रुपए की चीज आओगी, बाजार में गए और ये तो 90 रुपए की है,
तो आप क्या कहोगे, दे दे 100 रुपए की, थोड़ी फालतू आओगी, मजा होगा, है ना। तो मजा ले लिया इसने। अच्छा, आगे क्या हुआ। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम, देखो कुल मिला के वो खर्चा कितना करता है, 36 रुपए का हमने यहां पर लिख लिया। 36 रुपए का वो खर्चा करता है, हमने लिख लिया। हमारे को एक यहां पर एक्चुअल वैल्यू मिली 36 रुपए जो वो खर्चा करता है। 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। अब आई ना मेन बात, उसने अधिक चीनी खरीदी कितनी, एक एक अधिक खरीदी, जिसकी वैल्यू है 500 ग्राम। सारे बच्चे देखना, यही मेन क्रक्स था क्वेश्चन का, कि उसने एक यूनिट चीनी अधिक खरीदी, जिसका वैल्यू कितनी है, 500 ग्राम। ठीक है। चीनी की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था, चीनी का प्रारंभिक भाव, इस 5 की वैल्यू आपने बतानी। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। एक की वैल्यू कितनी है, 500 ग्राम। अच्छा, अगर एक की वैल्यू 500 ग्राम है तो पहले वो कितनी चीनी खरीद रहा था, 4 की वैल्यू कितनी, 4 5 20, मतलब कि 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, या फिर कह सकते हैं कि 2 किलो, 2 kg। ठीक है। अच्छा, अब कितनी खरीद रहा है, 5, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, मतलब कि 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, या फिर 2.5 kg, 2.5 किलो। बात समझ रहे हैं, पहले 2 किलो चीनी खरीद रहा था, अब वो 2.5 किलो खरीद रहा है, 500 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है। बात समझ में आ गई, अपने वैल्यू निकाल ली। अब आपके दिमाग में एक बात आओगी, सर इसने पूछा है कि चीनी की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। देखो पहले का भाव पूछा है, अगर पहले का भाव पूछ रहा है, अब रुपए तो उसके पास पहले भी 36 थे, अब भी 36 है। पहले वो कितनी चीनी खरीद रहा था, 2 किलो। कितनी खरीद रहा था, 2 किलो। मेरे को बताओ भाई, 36 रुपए में अगर आप 2 किलो चीनी खरीदोगे, तो 1 किलो चीनी कितने रुपए में आ जाएगी, 18 रुपए में। तो 1 किलो चीनी का रेट कितना होगा, 18 रुपए। ये पहले का रेट है, ये पहले का रेट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि 18, ये उसका प्रारंभिक भाव, पहले जो भाव था। अगर वर्तमान भाव पूछे तो वर्तमान में वो 36 रुपए में ही 2.5 किलो चीनी खरीद रहा है, 2.5 किलो। तो क्या कहेंगे कि 36 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 2.5 kg। तो 1 kg की वैल्यू क्या होगी, 36/2.5। इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये उसका जो है वर्तमान का जो मूल्य है वो आ गया। ठीक है साहब, ऐसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बस 2 दिन क्वेश्चन और रह गए हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। देखो क्या है, अंडों के मूल्यों में 50% की वृद्धि होने पर, वेरी गुड, अंडे महंगे हो गए, 50% की वृद्धि। 50% का मतलब होता है 1/2, और 50% की वृद्धि प्राइस में अगर बढ़ोतरी हुई तो 2 रुपए की चीज बढ़कर कितनी हो गई साहब, 3 हो गई। पहले 2 रुपए में अंडा आता था, अब 3 रुपए में आने लगा। वेरी वेरी गुड। अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। मतलब कि देखो, अगर कंजम्पशन की बात करा तो क्या होगा कि 2 से 3 अगर प्राइस हुआ तो 3 से 2 कंजम्पशन हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यह बात तो आपको समझ में आ गई। ये कह रहा है कि 24 रुपए में, 24 रुपए में, रुपए 24, प्राइस 24 ही है, 4 अंडे कम मिलते हैं। अगर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं तो पहले देखो अंडे मिले कम कितने, पहले 3 खरीद रहा था वो, अब 2 खरीद रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 अंडों के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 अंडों के बराबर है। पहले कितने खरीद रहा था, 3 की वैल्यू 4 × 3 = 12 अंडे, और 2 की वैल्यू 4 × 2 = 8 अंडे। पहले वो 12 अंडे खरीद रहा था, अब वो 8 अंडे खरीद रहा है। ये है वास्तविक मान, हमने निकाल लिया इस इंफॉर्मेशन से कि इस एक की कमी के कारण वो 4 अंडे कम खरीद रहा है। ठीक है। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है, वर्तमान भाव मेरे को बताओ भाई। वर्तमान भाव ये है ना, मतलब कि वर्तमान में हम कितने अंडे खरीद रहे हैं, 8 अंडे खरीद रहे हैं। वर्तमान में हम 8 अंडे खरीद रहे हैं, और कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 24 रुपए में। तो आप कहोगे सर 8 अंडे अगर हम 24 रुपए में खरीदते हैं, तो एक अंडा हम कितने रुपए में खरीदेंगे, आप कहोगे सर 24/8। आप क्या कहोगे, 24/8, क्या कहोगे, 24/8। और आपने पता ना, प्रति दर्जन, पर डोजन, मतलब कि 12 अंडों का मूल्य क्या होगा, 12 अंडों का मूल्य। आप कहोगे सर 24/8 गुणा में 12, कर दो सर, कर दो, हो जाएगा। देखो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, मतलब कि 36 रुपए प्रति दर्जन फिलहाल अंडे बिक रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है साहब, अगला प्रश्न, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट करें इस प्रश्न को, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न को कर पाएंगे।
छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन होमवर्क दे दो, सर हम खुद इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दो। और बच्चों की इतनी भारी डिमांड के सामने सर की एक ना चली, सर ने घुटने टेक दिए, ठीक है जाओ ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया, जाओ। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, क्वेश्चन 27। 27 क्या है देखो भाई, सेबों की कीमत में कमी होने पर, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 के बजाय एक में 3 सेब खरीदता है। देखो सेबों की कीमत में कमी हो गई, एक आदमी 1.25, ये रुपीज एक्चुअल में 1.25 रुपए के बजाय 1 रुपए में 3 अंडे खरीदता है। मतलब पहले 1.25 में 3 अंडे खरीदे जाते थे। सारे बच्चे देखना, पहले 1.25 रुपीज में 3 अंडे, कह रहा हूं क्या, पहले 1.25 रुपए में 3 सेब खरीद लेता था। क्वेश्चन को समझो, एक व्यक्ति 1.25 की बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है। तो पहले वो 1.25 में 3 सेब खरीद रहा था, अब वो 1 रुपए में ही खरीद पा रहा है। तो सीधी सी बात है, रेट कम हो गए हैं। तो क्या पूछ रहा है, कीमत में कमी का कितना प्रतिशत होगा। देखो कीमत में कमी, सीधी सी बात है, दोनों टाइम में, इस टाइम पर भी सेम अंडे हैं, मतलब सेम सॉरी, इस टाइम पर भी सेम सेब है, इस टाइम पर भी सेम सेब है। अगर सेम सेब है तो आपको एक सेब की का रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो। आपको पता होना चाहिए कि पहले 1.25 का रेट था तीन सेबों का, अब 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 3 सेबों का 1 रुपए रेट है, मतलब कि 0.25 से घट गया। कहां से घटा, 1.25 से, इंटू में 100। और आपको अगर दो के बाद पॉइंट दिखे तो पॉइंट दोनों में से उड़ा दो, ठीक है। 25 पंजे 125, कितना आया, 5 से काटोगे इसको, 20%। 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20%, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक, उसको कराते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा दिया है, और हमारा तरीका वही रहेगा, पहले आपने पॉज करके खुद क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयत्न करना है, उसके बाद जो मैं सोल्यूशन कराऊं फिर आपको उस सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। ये पहली लाइन पढ़ते ही मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साहब। 5%, इसने कहा 5%, ठीक है। 5% का ह्रास होता है। देखो दो चीज आपको मिलेंगी, या तो किसी चीज में आपको कमी मिलेगी। देखो ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास का मतलब होता है कमी, क्योंकि कोई भी चीज है उसका समय समय के बाद उसकी कमी होती चली जाती है उसकी वैल्यू में। आपके पास बाइक है, कुछ टाइम के बाद उसका रेट घट जाएगा। आप उसको आज नहीं लेके आए हो तो कुछ दिनों बाद जब आप उसको बेचोगे तो आप उसको उस कीमत पर नहीं बेच पाओगे जितनी कीमत पर आप उसको लाए थे। उसके अंदर ह्रास होता है, कुछ कमी होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो कम हो रही है और ज्यादा हो रही है उन चीजों के बारे में। तो कमी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी, या तो कमी होगी या फिर बढ़ोतरी, दो चीजें हो सकती है। तो जब ये दो चीजें होंगी तब आपको करना क्या है, मैं आपको एक ही लाइन में पहले ही बता दूं कि आप कैसे करेंगे। देखो अगर आपको दिया 5%, कमी हुई या बढ़ोतरी हुई वो बाद में देखेंगे, पहले 5% को आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रैक्शन में क्रैक करना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है 5/100, मतलब कि 1/20। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि भाई 5% का मतलब क्या होता है साहब, 1/20 होता है। अच्छा 1/20 हो गया। अब आपको अगर वो बोले कमी, देखना, अगर आपको वो बोले कमी, जैसे ही वो बोले कमी, आपने क्या करना है, आपने 20 ये मानना है स्टार्टिंग में। ये मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये बेस वैल्यू है, इसको मानना है आपने बेस वैल्यू। और 20 में 5% की कमी होना मतलब कि वैल्यू में 1 की कमी होना, मतलब कोई चीज पहले अगर 20 की थी तो अब वो चीज कितने की हो जाएगी, 19 की हो जाएगी। लेकिन आपको इस प्रोसीजर से भी नहीं जाना, आपने क्या करना डायरेक्टली, मैं बता देता हूं आपको। आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने ये देखना है कि वैल्यू पहले कितनी थी, 20 थी। जो पहले थी उसको बटे में लगाओ, जो पहले थी उसको बटे में लगाओ, तो आप कहोगे कि सर वैल्यू 20 थी और 1 की कमी हो गई, तो ऊपर कितना लिख दोगे, 19 लिख दोगे। बात समझ में आई। और गुणा 19/20, ये एक हथियार की प्रकार से, एक हथियार, एक चाकू की तरह आप इसको प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये आपका हथियार हो गया। अच्छा अगर वो कहीं बढ़ोतरी हो रही है, अगर जनसंख्या की बात करता है, किसी और चीज की बात करता है जिसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, वही 20 तो आपने बेस मान लेना है। और अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 20 का 5% बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और फिर आप इसको हथियार के रूप में प्रयोग करोगे। दो चीजें हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, उसको ध्यान रखना। ये तो आपको पता चला कि ये तो जब कमी होगी तब, और ये जब बढ़ोतरी होगी तब। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, जिसका आपने विशेष ध्यान रखना है, कि इसके अंदर आपको वो दो प्रकार के क्वेश्चन बना कर देगा। या तो वो
वर्तमान की देकर आपको आगे की पूछेगा, या फिर आज की देकर आपको पीछे की पूछेगा, या फिर 2 साल आगे की देकर वर्तमान की पूछेगा। मतलब या तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से आगे जाने के लिए बोलेगा, या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पीछे जाने के लिए बोलेगा। तो याद रखना, अगर अगर आपसे अगर आपसे वो भविष्य की पूछता है, अगर आपसे वो भविष्य की मतलब आगे आने वाले समय की पूछता है, आगे आने वाले समय, जरूरी नहीं कि आज के बाद आगे आने वाला समय, हो सकता है वो 2 साल पहले की वैल्यू देगा और आज की वैल्यू पूछ ले, तो वो भी हमारा क्या है, आगे आने वाला समय ही तो है। पहले की वैल्यू उसने दे रखी है और आज की वैल्यू पूछी है, तो मतलब आगे आने वाला समय ही है। लेकिन वो ये भी कह सकता है आज का टाइम देगा, 2 साल पहले की बात पूछ ले, तो उस टाइम पर वो क्या पूछ रहा है, भूतकाल की बात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साहब, भूतकाल की बात पूछ रहा है। और जब आपसे वो भूतकाल की बात पूछे तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सेम हथियार प्रयोग करने हैं, गुणा में 19/20। सिर्फ पीछे जाते टाइम, भूतकाल में जाते टाइम आपको इनको पलट के यूज करना है, मतलब कि 20/19, मतलब कि 20/19 इसका प्रयोग करना है। और अगर वो मान लो, देखो ये तो क्या है, ये तो घटते टाइम है और ये बढ़ते टाइम, तो इसको भी आपको पलट के यूज करना है, मतलब कि 20/21, 20/21। बात आप समझ पाए, मेरी बात आप समझ पाए कि भाई अगर वो भविष्य की पूछता है तो डायरेक्टली यूज करेंगे, भूतकाल की पूछता है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इनका उल्टा कर देंगे और फिर इनका प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, एक मशीन है, एक मशीन है भाई, उस मशीन का मूल्य 5% की दर से कम होता है, मूल्य ह्रास होता है, 5% की दर से मूल्य ह्रास होता है। तो आप 5% देखते ही क्या लिख दोगे, 5% मतलब कि 1/20। आपने लिख दिया, लिख दिया सर। आगे क्या है, आगे आपको दिखता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, वर्तमान मूल्य उसका कितना है, 2 लाख रुपए, यहां पर लिख लो 2 लाख रुपए, लिख दिया वर्तमान मूल्य। कह रहा है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, भविष्य की बात है, मतलब सीधे तरीके से यूज करेंगे, भविष्य की बात है 2 वर्ष बाद, और आपको पता है मूल्य ह्रास हो रहा है, मूल्य में कमी आ रही है, मतलब 20 का मूल्य कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और भविष्य की पूछी है तो सीधा प्रयोग करेंगे, मतलब कि 19/20। और 2 वर्ष बाद की बात है, ये तो 1 वर्ष की बात है और ये दूसरे वर्ष की बात है, 19/20 इंटू 19/20, 19/20 इंटू 19/20, 2 वर्ष बाद की बात हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ सोल्व करना है। यहां से हम इसको 2 जीरो काट देते हैं, ये आपको मिलेगा 4, और आपको पता है 4×5 = 20, 0 0 0 0। 19 का वर्ग कितना होता है, 500 गुणा में 19 का वर्ग, बताओ साहब 19 का वर्ग कितना होगा, 19 का वर्ग कितना होगा, 361, कितना होगा, 361 होगा, 361, डबल जीरो करो, 5 से गुणा, 5 5, 6×5 = 30 की, जीरो हासिल बचे 3, और 5 × 15 और 3 = 18, 180,500, 180,500, यही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। बताओ क्लियर है, समझ में आई पहली बात। आपको इस चीज का, ये है मेन चीजें जिनका आपको प्रयोग करना है। अगर आप इन चीजों का प्रयोग अच्छे तरीके से कर पाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न आया, देखते हैं किस प्रकार आप इसको करोगे। मैंने बताया था आपको 2 तरीके की चीजें आ सकती हैं, या तो घटेगा या बढ़ेगा पहले तरीका, या फिर दूसरा तरीका भविष्य की पूछेगा या फिर भूतकाल की पूछेगा। ये 2 केस बन सकते हैं। एक वस्तु में मूल्य में हर वर्ष में उसके मूल्य से 10% की दर से ह्रास होता है, 10% की दर से ह्रास हो रहा है। देखो भाई 10% की दर से, 10% का मतलब 1/10, और ह्रास हो रहा है। अगर ह्रास मतलब कमी आ रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 9/10 का। ह्रास हो रहा है ना, तो 1 की कमी है, 9/10 का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, वर्तमान मूल्य 729 है, वर्तमान मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, आज इसका मूल्य इतना है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पीछे, पीछे मतलब भूतकाल की बात कर रहा है, मतलब इसका प्रयोग 9/10 ना होकर के क्या होगा, 10/9। और 3 वर्ष पीछे तो 3 बार प्रयोग करेंगे, मतलब कि 10/9, ये 1 वर्ष पीछे गए, फिर 10/9, 2 वर्ष पीछे गए, और फिर 10/9, 3 वर्ष पीछे चले गए, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है 9 × 9 × 9 729 होता है, 9 × 9 × 9 कितना होता है साहब, 729, 9 का क्यूब 729 होता है। और आप कहोगे ये किसके बराबर आ जाएगा, 1000 के बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290 है। देखो वर्तमान कीमत दे रखी है भाई 7290, और कह रहा है आपसे कि यदि उसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, 10% की दर से वो हर वर्ष मूल्य कम हो रहा है, मतलब 1/10, तो प्रयोग किसका करोगे, 9/10 का प्रयोग करोगे।
ठीक है, 9/10 का अगर भविष्य में जाना है तो 3 वर्ष पहले, इसमें भी भूतकाल में जाना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब कि 10/9 का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है 10/9, और कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, 3 साल पहले, तो 7290 गुणा में 10/9 गुणा में 10/9 गुणा में 10/9। और आपको पता है तो सेम वही क्वेश्चन, इसके अंदर तो कोई बदलाव है ही नहीं। ये देखो ये कट गया, 10 आया, ये आया भाई 10,000। 10,000 इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब, 10,000, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। अगला प्रश्न ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार इस प्रश्न को कर पाएंगे। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। ठीक है, बात भाई समझ गए। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, मेरे को बताओ भाई। किसी परीक्षा के अधिकतम अंक मान लेते हैं 100% है, जिसमें से अगर आप 40% अंक लाते हो तो आप पास हो जाते हो। ये बात ये कह रहा है कि अगर आप 40% अंक लाते हो तो आप पास हो जाओगे। लेकिन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। मतलब कि आप बताओ 220 अंक आप प्राप्त कर रहे हो और आप फेल हो रहे हो 20 अंकों से, मतलब अगर आप 20 अंक और ले आते तो आप 240 अंक में पास हो जाते। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इस 40% का मतलब ये 240 अंक है, क्योंकि 40% वाला बच्चा पास है। 220 पर आप फेल हुए और 20 अंकों से आप फेल हुए, तो 220 + 20 मतलब 240 पर आप पास हो जाते। हम कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू बराबर है 240 अंकों की। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यहां से प्रतिशत की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240/40। ठीक है, इसने पूछा है कि बताओ परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, मैक्सिमम अंक क्या थे। आप कहोगे सर मैक्सिमम अंक तो 100% होते हैं। 100% का मतलब क्या होगा, 240/40 गुणा में 100। क्वेश्चन खत्म। देखो 4×6 = 24, कितना आया, 600। 600 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 600 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो साहब क्या है। दो विद्यार्थी, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। देखो भाई दो विद्यार्थी है, मैं कहता हूं एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है, दो डाल के विद्यार्थी हैं। और ये विद्यार्थी कहता है कि एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, उसके प्राप्तांक दोनों के, उसके प्राप्तांक मतलब कि एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक, जिसने अधिक प्राप्त किए उसकी बात कर रहे हैं, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। देखो भाई मैं अगर कहूं कि भाई यो जो ए है, अगर मान लो यो ए एक्स अंक प्राप्त कर रहा है, मान लो एग्जांपल ले रहे, इसने एक्स अंक प्राप्त किए, तो इसने एक्स + 9 अंक प्राप्त किए होंगे। अगर इसने एक्स अंक प्राप्त किए तो इसने एक्स + 9 अंक प्राप्त किए होंगे, 9 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है वो। फिर ये कह रहा है कि उसके प्राप्तांक मतलब जिसने ज्यादा प्राप्त किए उसके उसके प्राप्त अंक मतलब कि x + 9, मतलब कि x + 9। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को समझते चले जाओगे आपके लिए और आसान चीजें होती चली जाएंगी। तो उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के, दोनों के अंकों के योग के मतलब कि x + 9, और x + x को मैं 2x कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, 2x। दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे, के योग के 56%, 56% का मतलब 56/100 के बराबर थे। मेरे को बताओ ये सिचुएशन आप बना सकते हो या नहीं। आपको सर बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन बना सकते हो तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा ये, 4 × 4 = 4 × 4 = 16। इसको हटा देता हूं लाइन को मैं। देखो 4 × 4 = 4 × 16, यह आ जाएगा भाई यहाँ पर 25। ठीक है, 25 किस तरफ गुणा हो जाएगी, 25x हो जाएगा और प्लस 25 में 225 बराबर, इस 14 के अंदर गुणा हो जाएगी, 14 दूनी 28x प्लस 14 में 126, 14 में 126 हो जाएगा। ठीक है साहब, अच्छा अब देखो आगे क्या होगा। ये है 25x, ये 28x, इस छोटे वाले को बड़े वाले के पास ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 28x - 25x। ये है यहाँ पर 225 पहले से ही, 126 को इस तरफ ले आते हैं, -126। इस तरफ बचा मेरे पास 3x, इस तरफ क्या बचेगा देखो, 26 घटाओगे तो ये हो जाएगा 199, 199 में से 100 और घटाओगे तो आ जाएगा
कुल 99। कितना आ जाएगा साहब? कुल 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99/3 मतलब के 33। मतलब कि 33। क्या पूछा इसके अंदर? इसने पूछा उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है। मतलब कि x की वैल्यू 33 आई, मतलब जो a है वो 33 अंक प्राप्त कर रहा है, तो b उससे 9 ज्यादा, इससे 9 ज्यादा, मतलब कि 42 अंक नहीं प्राप्त करेगा। मतलब कि a और b 33 और 42 अंक प्राप्त कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 33 और 42। ऑप्शन है ना ये तो? नहीं है, ऑप्शन है साहब, है, बिल्कुल है। 33 और 42, देखो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? 42 और 33, बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है। ये हमने उल्टा लिख रखा है, ए और बी इसके अंदर ऐसे उल्टा करके दिखा रखा है, 42 33, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। देखते क्या है। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में, अंग्रेजी में फेल हुए। देखो भाई, हिंदी और इंग्लिश, अंग्रेजी की बात चल रही है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हुए यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं भाई, आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको आप वेन डायग्राम से सोल्व करें। वेन डायग्राम क्या होता है अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान होता है वेन डायग्राम। पहचान क्या होगी कि सर ये वेन डायग्राम से होगा नहीं होगा? आपको दो केस देगा, हिंदी इंग्लिश, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, दो एग्जांपल देगा, लड़के लड़कियां, और कहेगा कि लड़के अलग लड़की अलग और लड़के लड़कियां मिक्स इतने। मतलब कि जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि हिंदी में इतने फेल हुए, इंग्लिश में इतने फेल हुए और इतने परसेंट दोनों में फेल हुए। जब आपको इसका अलग और फिर दोनों का मिक्स दे दे तो समझ जाना कि वहां पर वेन डायग्राम का प्रयोग होगा। तो आप कहोगे सर कैसे? आप यहां पर गोला मारो और यहां पर भी गोला मारो और इस गोले को थोड़ा सा आपस में भिड़ा दो, इस गोले को थोड़ा सा आपस में भिड़ा दो। ये थोड़ा सा कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी से भी मैच करता है, लेकिन आप फिलहाल ये इस बात पर ध्यान मत दो कि प्रोबेबिलिटी से मैच करता है या नहीं, सिर्फ ये बात ध्यान से देखो कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे प्रश्न को, देखो, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। ये हिंदी है, हम कहते हैं भाई 52% यहाँ पर फेल हुए, ये फेल हुए बच्चे, ये जो उरला गोला ये फेल हुआ बच्चा, ठीक है। और कह रहा है 42% इंग्लिश में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और कह रहा है कि 17% दोनों विषयों में फेल हुए, 17% दोनों विषयों में फेल हुए। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये मिले हुए, ये दोनों जो मिक्स है, ये हिंदी भी है और इंग्लिश में मिक्स हो रहे हैं दोनों, ये 17% है तो दोनों में फेल हुए, हम कह सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये जो हिंदी में फेल हुए बच्चे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसके अंदर देखो, या तो आपको एक वर्ड मिलेगा क्या, कि जो पहली लाइन है मैं उसको रिपीट करता हूं, किसी परीक्षा में केवल, आपको खाली केवल दिखेगा, केवल 52% विद्यार्थी हिंदी में। अगर आपको केवल नहीं दिखता, इसका मतलब यह है कि जो 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, जरूरी नहीं है कि इनके अंदर वो विद्यार्थी ना हो जो इंग्लिश में भी फेल हुए, मतलब इनके अंदर वो विद्यार्थी भी इंक्लूडेड है जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। हिंदी में तो फेल हुए हैं ये, साथ में ये हो सकता है कुछ विद्यार्थी इसमें से इंग्लिश में भी फेल हुए हो। अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि केवल, केवल हिंदी में कितने फेल हुए, केवल हिंदी में, मात्र हिंदी, हिंदी में कितने फेल हुए, तो आप कहोगे सर एक काम करो, 52% में से, 52% में से वो बच्चे हटा दो जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, क्योंकि हिंदी में जो केवल हिंदी में फेल हुए रिकॉर्ड नहीं है, तो आप क्या कहोगे? सर एक काम करो, जो केवल हिंदी में फेल हुए ना, अब 52% में तो वो भी इंक्लूडेड है जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, और आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कौन फेल हुए? 17%। अगर 52 में से मैं 17 को घटा दूं, अगर 52 में से मैं 17 को घटा दूं, कितना आएगा? 42, 42 और दो 40 और 5 35, कितना आएगा? 35। तो मैं कह सकता हूं कि 35%, 35% ऐसे छात्र हैं जो केवल, 35% ऐसे छात्र हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। बात समझ रहे हैं? जो केवल हिंदी में फेल हुए। अगर स्टेटमेंट में पहले ही बोल देता ना कि केवल, तो हमें ये सौदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसने नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि इस 52% में इंग्लिश वाले भी इंक्लूडेड हैं। अच्छा, उसी प्रकार यहां से करेंगे कि भाई 42% इंग्लिश में हुए हैं। अब आपको पता है 42% इंग्लिश में हुए हैं, ठीक बात है, लेकिन अगर बात करें केवल, केवल, कि केवल, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो 42 में से 17 घटा दो, मतलब कि वो घटा दो जो हिंदी में भी फेल हुए। 17% कौन से हैं? जो इंग्लिश में हिंदी में दोनों में फेल हुए हैं। तो 42 में 17 घटाएंगे, कितना होगा? 42 में 17 घटाओगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साहब? 25 आ जाएगा, 25, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए, आपको सर केवल हिंदी में तो 35% फेल हुए हैं, केवल हिंदी में। केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? आपको सर केवल इंग्लिश में तो 25% फेल हुए हैं।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कितने फेल हुए हैं, आपके 17%। देखो सारे बच्चे समझियो, ये जो सिचुएशन हमने बनाई है, ये जो हमने सिचुएशन बनाई है, इस बात को ध्यान से समझो। हमने क्या सिचुएशन बनाई कि केवल केवल हिंदी में 35% छात्र फेल हुए, केवल इंग्लिश में 25% छात्र फेल हुए, और केवल सॉरी ये 17% कौन से हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए, तो बच कौन से गए जो पास हुए। हमने वो छात्र निकाल लिए जो दोनों में फेल हुए, हमने वो छात्र निकाल लिए जो केवल हिंदी में फेल हुए, हमने वो छात्र निकाल लिए जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, तो केवल वो छात्र बच गए जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। मतलब कि अगर इनको मैं जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं, देखना सारे बच्चे, अगर मैं इनको जोड़ दूं सारों को, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या आएगा, 35 और 25 60 70, मतलब के 77%, 77%, 77% वो छात्र हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, चाहे एक में चाहे दो में, कहीं ना कहीं जरूर फेल हुए हैं। इसने हमारे से क्या पूछा, इसने हमारे से क्या पूछा, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। मेरे को बताओ भाई टोटल विद्यार्थी कितने रहे होंगे। आप कहोगे सर टोटल विद्यार्थी तो 100% होते हैं, तो मेरे को बताओ अगर 100% विद्यार्थी में से 77% विद्यार्थी कहीं ना कहीं जरूर फेल हुए, तो आप सबको पता है कि 23%, 23% विद्यार्थी, 23% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ये कंसेप्ट जरूरी था सर, जो मैंने यहां पर आपको घटा के दिखाया, ये आपको पक्का आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं और अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को। ठीक है, देखो देखो भाई क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% लड़के, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। देखो आपकी बार इंग्लिश है और मैथ है, आपकी बार इंग्लिश है, इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ है। ठीक है साहब, कह रहा है कि 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। अब की बार पास होने की बात चल रही है भाई, 80% तो अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, और 85% गणित में पास हुए, 85% गणित में पास हुए। ठीक है भाई, लिख लिया हमने। ठीक है, 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, 75%, 75% दोनों विषयों में पास हुए। तो पहले तो आप केवल निकाल लो। देखो सबसे पहला काम तो क्या अपना कि केवल निकालने का। अगर आपको पहले ही केवल दे देता ना वो कि परीक्षा में, हालांकि वो क्वेश्चन मैंने डाला नहीं, आपको समझ लेना, उस क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर आपको पहले ही वो केवल दे देगा, तो आपको सदा करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं तीन चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल ना दे, वो इसने कहा कि 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, तो जरूरी थोड़ी है कि इस 80 में वो लड़के ना हो जो मैथ में पास हुए, वो भी होंगे ना इसके अंदर, इसलिए हमने वो निकालने पड़ते हैं केवल। तो 80 में से 75 घटाओगे तो आओगे 5%, मतलब कि केवल 5% ऐसे लड़के हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। अच्छा, अगर यहां पर मैं केवल की पूछूं कि केवल बताओ कितना है केवल, तो केवल आपको केवल मैथ में पास कितने हुए हैं, 85 में से 75 घटा दो, मतलब कि 10% केवल मैथ में पास हुए, केवल मैथ में पास हुए। कह रहा है कि यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो पहले मेरे को बताओ भाई कितने लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। आप कहोगे सर देखो 5% तो केवल इंग्लिश में पास हुए, 10% केवल मैथ में पास हुए, और 75% दोनों विषयों में पास हुए। तो कुल मिलाकर पास वे बच्चे आ गए जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं, एक में पास हुए हैं, कोई से एक में पास हुए या फिर दोनों में पास हुए हैं। तो जोड़ते हैं जरा इसको, 15, 15 इसमें जोड़ोगे आपका आ जाएगा भाई 90। मतलब कि 90% बालक है जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं, 90% वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जरूर पास हुए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे दोनों में। अगर मैं 100% जो टोटल बच्चे हैं उनमें से घटा दूं इनको 90% को, तो 10% बच्चे वो आगे जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में फेल हुए हैं, नकली बालक प्रति, जो हिंदी में, हिंदी नहीं सॉरी, इंग्लिश में और मैथ में दोनों में फेल हुए हैं 10% बालक। क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। तो मेरे को बताओ भाई 10% की वैल्यू, इस 10% की वैल्यू क्या 45 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्रतिशत की वैल्यू 45/10, 45/10। क्या पूछा इसने, परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। परीक्षा में कितने बैठे थे, कुल बच्चे तो 100% थे ना, तो 100% की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। 45/10 गुणा में 100 कितना आया भाई, 450। कह सकते हैं कि 450 बच्चे, 450 बच्चे, ऑप्शन नंबर बी कि 450 बच्चे पूरी परीक्षा में बैठे थे। बात समझ में आ गई। आगे सर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8। मजेदार क्वेश्चन है ना, करने में मजा आएगा, आपको करने में मजा आएगा, और अगर मजा नहीं आ रहा तो मजा आना चाहिए, मजा लेके पढ़ो तभी आपके समझ में आएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है
कि आपको एंड में आप क्या चीजें देख रहे थे कि इतने बच्चे पास हुए, ये इस सब्जेक्ट में, ये इस सब्जेक्ट में, ये दोनों में, और इतने बच्चे फेल हुए। इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको जो पास होने वाली चीजें यहाँ पर अलग नाम से होंगी, जो पास होने वाली चीजें वो तो है, लेकिन यहाँ पर फेल होने वाली चीज आपको मिलेगी 0% मिलेगी, 0%। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित लिया। देखो भाई, 72% ने क्या लिया भाई, बायोलॉजी, और 44% ने क्या लिया, मैथ लिया। ठीक है, और ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसने एक भी विषय ना लिया हो। मतलब जो फेल होने वाली कंडीशन पहले आ रही थी वो अब नहीं आ रही। मतलब कि या तो विद्यार्थी मैथ लेगा, या विद्यार्थी बायोलॉजी लेगा, या फिर दोनों विषय लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी यूं कह दे कि मैं कुछ भी नहीं लेता, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा उसने। मतलब कि यहां पर वो तीसरा केस जो बन रहा था ना लेने का या फिर फेल होने का, वो नहीं बन रहा। तो इस केस में क्या होगा, आपको ये चीज, पहली बात तो आपको ये कॉमन चीज गिवन नहीं होगी, आपको यह निकालनी पड़ेगी। आगे इसने क्या कर रखा है कि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, मतलब कि इसकी रियल वैल्यू दे दी आपको 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, जिन्होंने ये दोनों विषय लिए हैं। तो आप कहोगे सर हमें क्या पता कितने परसेंट है। तो सबसे आसान तरीका, बिल्कुल इजीली कैसे निकालोगे, ये इनका जो मिक्स, जो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इंटरसेक्शन बोलते हैं, लेकिन हम टेक्निकल नहीं जा रहे। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ोगे इसको, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116 आ जाएगा, 116%। और आपको पता है टोटल बच्चे कितने होते हैं, 100%। इस 116% में से 100% घटा दो, 100% घटा दो। जो 16% एक्स्ट्रा बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो 16% एक्स्ट्रा बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, वो बच्चे हैं, वो कौन से बच्चे हैं साहब, जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। अब आप कह सकते हो कि सर 16% की वैल्यू तो क्वेश्चन के हिसाब से 40 स्टूडेंट्स हैं। 16% की वैल्यू 40 स्टूडेंट। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है क्या, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/16। आपसे क्या पूछा इसने, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। आप कहोगे कुल संख्या तो 100% होती है, तो 100 यहां पर चिपका दो, और यहां पर भी 100 चिपका दो। 40/60 गुणा में 100 हो जाएगा। अब आप कहोगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 10, 4 और 25 कितना आया, 250। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर 250, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई क्या है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक, एक मिनट भाई, हाँ क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। देखो भाई, एक बच्चा है जिसने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। मतलब अंक नहीं पता, बस इतना पता कि वो 6 अंकों से फेल हो गया, कि अगर वो 6 अंक और लेता तो वो पास हो जाता। और क्या कह रहा है कि अन्य एक प्रत्याशी जिसने 40% अंक लिए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से, और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। देखो भाई, एक बच्चा है जिसने 40% अंक प्राप्त किए, और पास, जहां पर पास, मान लो ये है वो पॉइंट जहां पर बच्चा पास होता है, जहां पर बच्चा पास होता है, इससे उसने 6 नंबर ज्यादा लिए, इससे उसने 6 नंबर ज्यादा लिए। इस बात को आप समझ रहे हो, इस बात को आप समझ रहे हो कि इस पॉइंट से इस बच्चे ने तो 6 अंक कम लिए, और इस पॉइंट से इस बच्चे ने 6 अंक कितने लिए, ज्यादा लिए। बात समझ रहे हैं, इस बच्चे ने 6 अंक ज्यादा लिए। कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है, मेरे को बताओ। ऑब्जर्वेशन पावर जरूरी है, ऑब्जर्वेशन पावर जरूरी है। मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक आने में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। आप कहोगे सर 10% की, कि भाई 30% से 40% पर आने में 10% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन 30% से 40% तक आने में नंबर कितने एक्स्ट्रा लगते हैं। देखो 6 नंबर तो ये लग गए हैं, जो 6 नंबर से फेल हुआ है, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर आगे पास होगा, तो 6 नंबर तो ये, और 6 नंबर और एक्स्ट्रा लेगा तब जाकर के 40% पर पहुंचेगा। मतलब कि 6 और 6 12 नंबर, मतलब कि 10% का जो वैल्यू है वो 12 नंबरों के बराबर है। बात समझ भाई, 10% की जो वैल्यू है वो 12 नंबरों के बराबर है। यहां से आप कह सकते हैं 1% की वैल्यू 12/10, और टोटल अंक, मतलब कि 100% अंकों की बात हो रही है, मतलब 12/100, सॉरी 12/10 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 120 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 120, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
देखो भाई क्या है अगला प्रश्न। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। इस क्वेश्चन को हम मिक्सर से कर सकते हैं। मिक्सर का एक तरीका होता है मिक्सर का, देखो मैं आपको बताता हूं, इसकी पहचान आपको बताता हूं। पहचान पहचान क्या होगी, इसके अंदर एक तो वैल्यू होगी ए, एक वैल्यू होगी बी, और एक वैल्यू इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज होगी किसका, ए का और बी का। ये सिर्फ आपको मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो आप उसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर ए की जगह क्या दिखता है, लड़के लड़कियां दिखती हैं, और बी की जगह लड़के दिखते हैं। देखो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, लड़कियां, लड़कियां, और ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन। लड़कियां और लड़के, लड़कियां और लड़के, आपको पता है लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 73, 73, और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 71। और इनके बीच की एक वैल्यू जो इनका एवरेज है वो क्या है, पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 71 पॉइंट। देखो कक्षा के अंदर कौन होंगे, लड़के और लड़कियां, कक्षा की बात हो रही है, यहां पर लड़कियां अलग लड़के अलग, और कक्षा में कौन होंगे, लड़के और लड़कियां दोनों मिक्स, मतलब उनका औसत वो कितना है, 71.8, 71.8। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये जो इनका औसत होगा ये इसके और इसके हमेशा बीच में होगा। देखो 71 और 73 के बीच में है ना 71.8, 71 से बड़ा है और 73 से छोटा है, मतलब बीच में है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इनका अंतर करना है। 71.8 और 71 का अंतर कितना है, आपको सर 0.8। अंतर कितना है, अंतर देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना, अंतर देखना है 0.8। इनका भी अंतर देखो, पॉइंट 2 ऐड करोगे बेहतर हो जाएगा, और एक ही हो रहा तो मतलब 1.2, 1.2। इनकी रेशो निकालते हैं, पॉइंट हटा दो, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, पॉइंट हटा देते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब कि 2:3। ये जो रेशो आई ये लड़कियों की और लड़कों की उस कक्षा के अंदर क्या रेशो है, वो रेशो आ गई कि लड़कियां और लड़के किस रेशो के अंदर है, 2:3 के अंदर है। कह रहा है उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत है, लड़कियां कितनी है, 2 है, लड़कियां कितनी है, 2 है, और प्रतिशत कक्षा के हिसाब से देख रहे हैं तो बेस किसको लेंगे, कक्षा को लेंगे। पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 5, 2/5 गुणा में 100 कितना आया, 20, मतलब कि 40%। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। घबराने की जरूरत नहीं है, आगे जाके पूरा पूरा चैप्टर आएगा इस कंसेप्ट के ऊपर। फिलहाल आप सिर्फ इतना सीख लें, आगे जब कंसेप्ट आएगा तब हम सिखाएंगे इसको। अगला प्रश्न देखो क्या है, देखो भाई एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखो भाई 35% और 5%, देखो किसी आदमी का वेतन क्या है, किसी भी आदमी का वेतन 100% होता है, यह है उसका वेतन, मैंने मान लिया वेतन, वेतन, वेतन कितना है उसका, 100%। अब इस 100% वेतन में से वो 35% तो भोजन पर खर्च करता है और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। मतलब कहूंगा कि इसका 35% वेतन का, देखो इसमें लिखा हुआ है यह बात कि भोजन वेतन का 35%, एक्स अपने वेतन, वेतन कितना है 100%, उसका 35%, वेतन का 35% किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, और अपने वेतन का 5%, मतलब कि वेतन का 100 का 35% उसने किस पर खर्च कर दिया, भोजन पर, और वेतन का 5%, मतलब कि 5% किस पर खर्च कर दिया उसने, एजुकेशन पर, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो कितना 40% खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास, 60%। अब कह रहा है जनवरी 2011 में उसके इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। देखो जनवरी 2011 में, जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर, मतलब कि किस पर, भोजन पर और शिक्षा पर, भोजन पर और शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए, 17,600, 17,600 खर्च किए। तो मेरे को बताओ भी परसेंटेज में वैल्यू कितनी है इन दोनों मदों की, आपको भी सर 40%, 40% की वैल्यू किसके बराबर, 17,600 के बराबर। ठीक बात है, ठीक बात है सर। कह रहा है उस महीने में उसका वेतन क्या है, तो महीने में वेतन कितना है, 100%। मेरे को बताओ भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी, 17,600 बटे में 40, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 17,600 बटे में 40 गुणा में 100 कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और डबल जीरो, मतलब के 44000, 44,000। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो क्या है अगला प्रश्न। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है।
20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। देखो भाई, भोजन सॉरी वेतन कितना है उसका 100%। अब देखना सारे बच्चे खर्चे गिनते हैं उसके, 40 20 10 और 10, 40 20 10 और 10, ये सारे प्रतिशत उसने खर्च कर दिए, खर्च कर दिए, खर्च कर दिए। घटाओ जरा इसको, कितनी सैलरी बची उसकी, ये आ गया आपका 60 70 80, तो 20% सैलरी बची उसके पास। कितनी सैलरी बची साहब, 20% सैलरी बची। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है, मेरे को बताओ बचत है कितनी, 20%। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये बचत 1500 रुपए है, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन के हिसाब से ये बचत कितनी है साहब, 1500 रुपए है। कह रहा है तो उसकी मासिक वेतन क्या है, उसका मासिक वेतन मतलब कि 100% की वैल्यू पूछी है। मेरे को बताओ भाई 1% की वैल्यू क्या होगी, 1500 बटे 20, और 100% की वैल्यू क्या होगी, 1500 बटे 20 गुणा में 100। काट दो इसको 5 पे, 15 पंजे 75 और डबल जीरो, 7500 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखो कितनी सी बेचारे की सैलरी है और देखो कितने खर्चे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, ठीक है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु के खरीदने में खर्च किया। देखो एक व्यक्ति के पास कितने रुपए साहब, कुछ रुपए, पता नहीं कितने रुपए हैं, हमने मान लिया 100% है, 100% मान लेना। आप भी ऐसा क्वेश्चन आता ही 100% मान लेना। उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया। इस राशि का 20% उसने किसी वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया, कितने बचे उसके पास, 80% बचे, 80% बचे। अब कह रहा है और शेष का 5% परिवहन पर। अब तक जितने प्रश्न हमने किए इस टाइप के ऊपर, वहां पर आप जितनी बार कैलकुलेशन कर रहे थे वेतन पर, वेतन का, वेतन का, वेतन का इतना परसेंट, वेतन का इतना परसेंट, लेकिन अब इसने एक लाइन बोली, एक विशेष वर्ड शेष कि और शेष का 5% परिवहन पर, शेष का। अब आप वेतन पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब आप शेष जो बचा है उस पर कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो 5% उसने परिवहन पर खर्च किया है वो 5% इस 80 का कैलकुलेट होगा, इसका, इस 80 का कैलकुलेट होगा। और 80 का 5% कितना होता है, 80 का 10% कितना होगा 8, तो 5% उसका आधा मतलब के 4, मतलब के 4%, 80 का 4% मतलब के कितना बच गया 76%। 4% उसने किस पर, परिवहन पर खर्च किया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, ये 20% किस पे किया था, किसी एक वस्तु को खरीदने में। हम वस्तु लिख देते हैं यहाँ पर, वस्तु, ठीक है, वस्तु पर, ठीक है साहब। उसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। उसके बाद देखो 76% है, 76% है। अब हमें नहीं पता मेन जो वैल्यू हो क्या है, इसमें से इसने 120 रुपए, ये रुपए हैं, 120 रुपए दान कर दिए, घटा दिए हमने। तदनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचे हो, मतलब कि ये घटाने के बाद उसके पास कितने रुपए बच गए, 1400, 1400 बचे। तो क्या पूछा आपसे, उसके द्वारा परिवहन पर किया खर्च कितना था, परिवहन पर किया खर्च कितना था। मेरे को बताओ भाई 76% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 1400 प्लस 120, मतलब कि 76% बराबर है, यह आ जाएगा आपका 0,251 1520। और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1520 बटे में 76। अच्छा ये हो गया। आपने निकाली परिवहन पर खर्च की वैल्यू, मतलब कि 4% की वैल्यू, तो 4% की वैल्यू में 4 चिपका दो यहाँ पर, 1520/76 इंटू में 4 आ गया आंसर। करो इसको, देखो 7 दूनी 14 और 12 कट जाएगा, 2 पे 0, 4 दूनी 8, 80। मतलब कि कह सकते हैं कि उसने 80 रुपए, उसने 80 रुपए, ऑप्शन नंबर 4, 80 रुपए उसने परिवहन पर खर्च किए। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ये जो चीज थी कि शेष का, ये आपको पेपर में ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई क्या है अगला प्रश्न। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भाई 64,000, 64,000 व्यक्ति फिलहाल किसी जनपद में रह रहे हैं। यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है। देखो जनसंख्या है जो फिलहाल कितनी है, 64,000 है, जो 2.1/2% की दर से वार्षिक दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक बात है। तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद की बात है, भविष्य की बात कर रहा है। तो 2.1/2% से बढ़ रही है जनसंख्या। देखो 2 2 4 और 1 5/2 प्रतिशत का 1/100,
कट गया कितने पर, 20 पर, मतलब कि 1/40। हम कह सकते हैं इस परसेंटेज की वैल्यू है 1/40 फ्रैक्शन में। और अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो पहले जनसंख्या अगर 40 थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 41। मतलब कि 3 साल बाद की बतानी है ना, आज 64,000 है, अगले साल कितनी हो जाएगी, 41/40। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ आज की क्लास में। 3 साल बाद की करनी है तो 3 बार गुणा कर दो, 41/40, 41/40, खत्म क्वेश्चन। 4 चौक 16, चौके 64 और 3 जीरो, कट गया पूरा। 41 का क्यूब करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। 41 का क्यूब जरा करते हैं, 41 का क्यूब, 41 एकम 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1861। 41 से फिर गुणा करते हैं, 1861, 4 एकम 4, 4 अठे 32 का 2 का असल बच्चे 3, 24 और 3 27 का 7 का असल बच्चे 2, 4 एकम 4 2 6, 1 2 9 9 6 6 9 9 2 1, 6 9 9 2 1, 6 9 9 2 1। गलती कर दी क्या, मिस्टेक कर दी क्या कोई, एक मिनट। हाँ यहाँ पर 8 आएगा सब, यहाँ पर 8 आएगा, एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। 1 8 4 12 का 2 का असल बचा 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 6, 6 8 9 2 1, 6 8 9 2 1, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 6 8 9 2 1 ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, 6 8 9 2 1, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है, एक गांव की जनसंख्या 67,600 है। एक गांव है भाई, उसकी जनसंख्या है 67,600। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रहती है। ठीक है, देखो एक गांव की जनसंख्या है 67,600, ठीक है, और यह 4% की वार्षिक दर से बढ़ती रहती है। 4% की दर से, 4% की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब होता है 1/25। 4% का मतलब क्या, 1/25। और अगर बढ़ रही है मतलब कि 26/25 हो रही है। देखो देखते ही आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, तभी आप समझोगे कि आपको परसेंटेज आने लगा है। क्या कह रहे हैं, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, भूतकाल में जाना, पीछे जाना है तो इसको पलट दो, मतलब कि 25/26 करना पड़ेगा। और कह रहे हैं कितने साल पहले जाना है, 2 साल पूर्व, तो 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, मतलब कि 25/26 और 25/26। 26 का वर्ग आप सबको पता होना चाहिए, 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है। तो हम इसको काट देते हैं 1 पे, और ये डबल जीरो, यह है आपका। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625 और डबल जीरो, मतलब 62,500। 62,500, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी। अगला, बहुत ही बड़ा गांव है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। अब आगे चुनाव वाले क्वेश्चन भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन बढ़ जाता है। देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। देखो भाई, एक चुनाव है, मेरे को बताओ भाई, उस चुनाव के अंदर टोटल कितने मत होंगे, टोटल वोट कितनी होंगी, 100%। वही जैसे हम पीछे खर्चे वाले क्वेश्चन करते हैं, उसी प्रकार आप 100% मान लेना। कह रहा है कि एक उम्मीदवार है जो 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान की कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। मेरे को बताओ भाई, दो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है ना, दो उम्मीदवार है, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की बात नहीं हो रही इसके अंदर। उम्मीदवार नंबर 1, उम्मीदवार नंबर 2, ठीक है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। अब 100 वोटों में से 40 वोट अगर एक जना ले लेगा तो बाकी की 60 वोट कौन लेगा, दूसरे वाला। तो जाहिर सी बात जीत रहा है ये। लेकिन इसके अंदर इसने क्या कहा कि दूसरा उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो गया, मतलब ये इससे कितनी वोटों से हारा, 298 वोटों से, 298 वोटों से हारा। परसेंटेज में कितना कम वोट लिए इसने, 20% कम वोट लिए। 60 में से 20% कम लिए ना, तो 20% की वैल्यू 298 हो जाएगी। आपको सर हो जाएगी, प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 298 बटे में 20, 298 बटे में 20। कह रहा है कि मतों की संख्या क्या होगी, मतों की संख्या है 100%, तो यहां से 100% की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 298 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, इंटू 100, ये कट जाएगा आपका 5 पे, 5 पे कट जाएगा। ठीक है साहब, करो इसको, 5 अठे 40 की 0 हासिल बचे 4, 9 पंजे 45 और 4 49 का 9 का हासिल बचे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490, 1490 टोटल वोटर थे भाई, कितने थे, 1490, ऑप्शन नंबर बी, 1490 टोटल वोटर थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो सारे बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60% नहीं, परसेंट नहीं है, 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। मतलब कि देखो, मान लो 100% मतदाता है, वैसे समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, उसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, मतलब कि 90% वोट हमें मिले। 90% वोट में से 60 ऐसे महाशय थे जिन्होंने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, मतलब कि वो इनवैलिड हो गए। अब मतपत्र खाली है तो उन वोटों को गिना नहीं जाएगा, वो इनवैलिड वोट हो गई, उनको भी निकालना पड़ेगा हमें। अच्छा, फिर कह रहा है केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक बात है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। देखो, जो विजेता था उसको, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के, जो मतलब टोटल जो सूची थी उसके 47% वोट मिले और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। 308 मत उसने अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा लिए। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो अगर बार बार सूची की बात कर रहे हैं तो पहले सूची मान लेते हैं एक्स। हमने मान ली कि भाई जो सूची है अपनी वो है एक्स। अब जो जीत्या है उसने इसके 47% वोट लिए हैं, उसने इसके 47% वोट लिए, मतलब के 47x/100 ये वोट है जो जीता है उसने लिए है। बात हमने ऊपर लिख ली, ठीक बात है। अब ऊपर से दोबारा पढ़ते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। अगर 10% ने नहीं दिया तो मेरे को बताओ भाई एक्स के कितने परसेंटों ने वोट दी? आपको होगी सर 90% ने, मतलब कि 90x/100। अब यहां से एक जीरो उठा दो, यहां से एक जीरो उठा दो, 9x/10 हो गया, मतलब कि 9x/10 मतदाताओं ने वोट दिया। इसमें से 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, मतलब इसमें से 60 और घटाने पड़ेंगे, मतलब कि ये वे वोट आ गई जो कि वैलिड है, ये वे वोट आ गई जो उनसी वैलिड है, मतलब कि जो वोट एक्चुअल में पड़ी है वैलिड वोट आ गई। अब ये कह रहा है कि देखो सारे बच्चे कि भाई जो ये जो है ये अपना, पहले इसको आगे सोल्व करें क्या ना, इतने छोड़ देते, इसको आगे सोल्व नहीं करते। ये जो अपना जित्यावड़ है इसने 47% वोट लिए, हमने लिख लिए। इसने 308 वोट, इसने 308 वोट ज्यादा लिए हैं किससे? जो हारा है। 308 वोट ज्यादा लिए हैं किससे? जो हारा है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अल्टीमेटली हमारा पूरा क्वेश्चन सिर्फ इसके बेस पर चलेगा, हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो इसके बेस पर चलेगा। पहले मेरे को बताओ भाई, ये 308 आप इसकी टर्म में कैसे लिखोगे? यही क्वेश्चन है, यही मेन चीज है कि इस 308 को आप एक्स की टर्म में लिखोगे कैसे? 308 का मतलब है कि जो आदमी जीत्या है उसके वोट माइनस जो आदमी हारा है उसके वोट। तो आदमी जो जीत्या है उसके वोट कितने हैं? 47x/100, ये है जो जीत्या है, ठीक है। इसमें से घटाने हैं किसके वोट? जो आदमी हारा है। अब जो आदमी हारा है हमने कई बार उसने कितने वोट लिए, लेकिन हमने एक बात कबीरा है, हमने एक बात कबीरा है कि जो टोटल वोट थे, जो टोटल वोट थे इन वोटों में से, इन वोटों में से 308 यहां पर लिख देता हूं मैं, जो टोटल वोट थे इन वोटों में से अगर मैं जीतते ओढ़ के वोट घटा दूं, अगर मैं जीतते ओढ़ के वोट घटा दूं तो उन उसके वोट आ जाएंगे जो आदमी हारा है। तो आप कहोगे सर कैसे घटाओगे? देखो 9x/10 माइनस 47x/100, एक्स वाली चीज मैं एक साथ लिख रहा हूं और फिर -60 ऐसे लिख दिया मैंने। देखो यहां पर ध्यान से, ये आया 100, ये आया 90x, ये आया 47x, ये आया -60। यहाँ पर आएगा आपका भाई, ये घटाओगे आप इसको 43x/100 -60। ये आगे किसकी वोट? ये आगे उस बंदे की वोट जो हारा है। तो जित्या जो आदमी है यो, इसमें से अगर हम 43x/100 -60 अगर ये वोट घटा दें तो हमें प्राप्त होंगी कितनी वोट? 308 वोट, क्योंकि 308 वोटों से ही तो ये जीता है। इसकी जीत जो हारा है ये हारा है, जीतते वोट में से हारे वोट की वोट घटाओगे तो 308 वोट आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। एलसीएम लेंगे, पहले इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो 100, ऊपर 47x माइनस 43x भी हो जाएगा 4x, 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 308, 308, ठीक है साहब। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करोगे? 60 को उत्तर घटा सकते हैं। ये आया आपका 4x/100, ठीक है। ये आया आपका 308 में से जब आप 60 को घटाओगे, 308 में से जब 60 को घटाओगे तो आपका होगा साहब 248, 248, ठीक है। अच्छा, इनटू में एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 248 इनटू में 100 बटे में 4, 4 से काटोगे इसको, ये आएगा आपका 4 छिक 24, 4 दूनी 8, मतलब कि 6200, मतलब कि 6200 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि इसने पूछा था सूची की मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है साहब? 6200, और यही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18
लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक लेवल की चीज आपको कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम के अंदर, आपको ये पता चले कि लगभग किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। हालांकि इतने हाई लेवल के पेपर में क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन इनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप परसेंटेज को प्यार से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विधानसभा में चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। देखो भाई, कुल वैध मतों के 55% वोट मिले हैं एक आदमी को, ठीक है। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जो कुल मत थे उसमें से 2% तो अवैध है, मतलब कि वैलिड नहीं है। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 104000, देखो कुल मतदाता हम पहले ही मान लेते हैं एक्स, जो दे रखे हैं हमारे को 104000, ये है टोटल वोटर, टोटल जो वोट देने वाले लोग हैं ये वो है। उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, मेरे को बताओ भाई। 104000 आपको पहले एक्स की वैल्यू गिवन है, मतलब कि कुल मतदाता है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुल मतदाता, कुल मतदाता, ठीक है। इसके 2% तो इसके 2% तो अवैध है, मतलब कि वैलिड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका 98% निकाल लेंगे जो कि वैध है, मतलब कि 98/100। हम कह सकते हैं कि भाई इन वोटों का 98% जो है वैलिड है। तो ये कौन सी वोट आ गई, वैलिड वोट आ गई। अच्छा, वैलिड वोट आ गई। अब ये कह रहा है कि विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, वैलिड वोटों का 55% मत मिला। इनका, अब इनका 55% किसको मिला, इनका 55% किसको मिला, किसको मिला साहब, उस उम्मीदवार को मिला। तो कह रहा है कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत आए। तो बस यही हमारा सोल्यूशन है, इसको कर लो सोल्व। ये आपको क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है इसमें। 3 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो यहाँ पर बचेगी साहब, 1 जीरो बचेगी, और ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, और ये 11 पे, और ये 2 पे कट जाएगा कितना, 52 पे। तो ये है आपका 52 गुणा 98 गुणा में 11। अच्छा, 52 गुणा 11 करोगे, या फिर एक काम करो 98 गुणा 11 कर लो, यह आएगा आपका 8, 17 का 7 का हासिल बचा 1, और 1 10, 1078 इसको आप 52 से गुणा कर लो। 16 का 6 का हासिल बचा 1, 15 का 5 का हासिल बचा 1, 2 एकम 2, 5 8 40 की 0 हासिल बचे 4, 35 और 4 39 का 9 का हासिल बचे 3, तो ये जाएगा 3 5 एकम 5, 6 5 0 6 5, 56 0 56, 56 0 56 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है साहब। देखो अगला प्रश्न है, दो प्रत्याशियों के बीच, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब कि कुल मिलाकर 75% वोट आए 100% में से, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब इसके अंदर खास बात क्या है, सिंपल तो क्वेश्चन लग रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन खास बात क्या है कि जो मतदाताओं ने वोट डाले ना, उन डाले हुए वोटों का 2%, टोटल वोटों का 2% नहीं, डाले हुए वोटों का 2%। देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, मतदाताओं ने अपने मत डाले जिनमें से, जिनमें से मतलब जो डले उनमें से, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि पहले अगर मान लो टोटल वोट है एक्स, मैं कह सकता हूं कि 75x/100, ये वोट तो पहले ही पड़े। अगर मैं काटू इसको 25 30 75 2500 के 100, मतलब कि 3x/4 ये वोट तो पहले ही पड़े। और इन्हीं वोटों का 2%, इन्हीं वोटों का 2% क्या होगा, 2 इंटू 3x/4 इंटू 100, ये इनका 2% होगा। 3x/4 का 2% क्या होगा, 2/100। तो इसको जब आप काटोगे तो क्या काटोगे, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3/200 आएगा। कितना आएगा, 3/200। तो हम कहेंगे 3x/200, ये अवैध वोट होगी, इन्हीं वोटों की 2% अवैध वोट होगी। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। ये आगे देखो, ये तो टोटल वोट थी, देखो सारे बच्चे, ये टोटल वोट थी, इसमें से ये अवैध होगी तो इन्हें घटा देंगे, तो ये कौन सी वोट आ गई, ये आ गई वैलिड वोट, वैध मत। अब वैध मत का 75% कितना है, 9261, मतलब इसका 75%, 75% कितना है, 9261, और यही उसने प्राप्त किया। यही आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर भी बनानी है। आप इसको काटोगे, 25 3 75 2500 का 100, ये हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, देखो 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21 हो गया। अच्छा, यहां से भी 3 बार कॉमन आ रहा है, इस 3 को भी ऐसे हटा सकते हैं, 3 बार कॉमन आ गया, और 3 से वो फिर से कट रहा है, देखो 7 8 15 15 3 18, 3 से कटेगा, 3 से काटो इसको, 1 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है साहब। एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका 4 बचा हुआ है ना, इस 4 को उस तरफ ले जाओ, इनका एलसीएम ले लो,
कितना आया 200, यह आएगा 50x माइनस एक्स बराबर 1029, 4 को सिर्फ लेगा गुना में 4 हो गया। ठीक है साहब, यहाँ पर आया 49x बटे में 200 बराबर है 1029 इंटू में 9। अब आपको सर कुछ कट तो नहीं रहा, तो ध्यान से देखो, अगर कुछ कुछ ना कुछ जरूर कटेगा इसके अंदर। ध्यान से देखो भाई, एक बार चेक कर लेते हैं 49 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा। 49 दूनी 98 होता है, 4 बचेगा और 9 कट गया। देखो 49 दूनी 98, 2 और 2 4, 49 मतलब कि 1 पर कट गया, 1 पर कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई 21 गुणा में 9 गुणा में 200। एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई 42 गुणा में 9, 42 गुणा में 9, 18 का 8 का हासिल बचा है 9 चौक 36 और 1 37, 378। 1 मिनट भाई, 378 तो नहीं है ऑप्शन में, हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये 9 क्यों लिया हमने, यहाँ पर 4 आएगा ना इस तरफ, तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा साहब, ये 4 है, ये 4 है, गलती होगी ना यहाँ पर, ये 4 है, ये 4 है यहाँ पर भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा 4 आपका, ये आएगा आपका 8, 21 और 8 की गुणा करनी है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16800, 16,800, 16,800 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, एसएससी ने, एचएसएससी नहीं, तो आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एचएसएससी लगभग वहां से कॉपी करती है कई बार क्वेश्चन। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20% है। देखो भाई, एक ताजा फल होता है, देखो 2 डाल के फल होते हैं, एक तो है ताजा और एक है सूखा फल, 2 डाल के फल है, एक ताजा और एक सूखा। कह रहा है कि ताजा फल में पानी की मात्रा 68% है। देखो किसी फल के अंदर 2 चीज होती है, एक तो पानी होता है, लिक्विड होता है, और एक दूसरा जो ठोस पदार्थ जो बचता है जिसको हम खाते हैं नॉर्मली। एक तो पानी होता है, या फिर हम नारियल का एग्जांपल ले सकते हैं, नारियल में पानी होता है और फिर गोला होता है, अलग अलग 2 चीजें होती हैं। तो उस तरीके से हम सोच सकते हैं कि भाई एक तो बिल्कुल ताजा ताजा गोला है, एक सूखा और है जिसके अंदर पानी नहीं होता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ताजा फल के अंदर पानी की मात्रा 68% है, इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है भाई 68%। तो इसके अंदर जो सूखा पदार्थ होगा, जो ताजा फल है, इसके अंदर 68% तो मान लो पानी की मात्रा है, जो गोला गोला बच गया वो कितना पाओगा 100% टोटल फल पाओगा, तो इसमें से घटा लो कितना आया 2, मतलब कि 32%। 32% क्या होगा इसके अंदर, ये तो होगा पानी, ये होगा सूखा मटेरियल, मैं लिख देता हूं सूखा। और जो सूखा फल है उसके अंदर भी 2 चीज होंगी, क्या, थोड़ा बहुत पानी होगा और सूखा भी होगा। तो कितना कितना है, ये कह रहा है कि 20% तो है पानी, तो 80% सूखा हुआ होगा, वो सीधी बात है, 80% क्या होगा सूखा हुआ होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100, एक मिनट, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 देखो, जो ताजा फल है ये कितना है भाई, ये है 100 किलोग्राम। देखो 100 किलोग्राम का ताजा फल है, इस ताजे फल से कितना किलो, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। आप कहोगे सर सूखा फल कैसे प्राप्त करोगे, आप सूखा फल कैसे प्राप्त करोगे। देखो ध्यान से कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक चीज होती है क्या, कि जो फल होता है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है पानी और एक होता है उसके अंदर सूखा पदार्थ, जो मैं सूखा सूखा बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, पल्प जिसको बोलते हैं पल्प। तो इसके अंदर क्या है कि जब ये सूखता है तो पानी तो है वो तो कम हो जाता है, लेकिन जो सूखा पदार्थ होता है वो उतना ही रहता है जितना ताजे फल में होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ताजा फल और एक सूखे फल में जो पल्प होता है वो दोनों केस में बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हम कैसे इस चीज को देखेंगे कि भाई कैसे वो बराबर है या नहीं। देखो सारे बच्चे, हम इनकी रेशो निकाल लेते हैं, हम इनकी रेशो निकाल लेते हैं। 68% और 32% की रेशो क्या होगी, देखो सारे बच्चे ठीक चल रहा है ना, हाँ 68% और 32% की रेशो क्या होगी, आपको सर रेशो निकाल लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, और यहाँ 4 अठे 32, 17:8 की रेशो में ताजा फल है, और जो सूखा फल है वो 1:4, 20 से कट जाएगा, 1:4 की रेशो में है। अब आपको पता है कि सर पानी जो है, कि सर जो पानी है वो घट रहा है, जो सूखा पदार्थ है वो नहीं घटेगा। मतलब कि ये 8 और ये 4 सेम होना चाहिए, तो एक काम करते हैं इसके अंदर 2 की गुणा कर देते हैं ताकि ये भी 8 हो जाए, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको बिठाऊं आपस में 2:8, तो आप पाओगे कि सर हाँ अब ठीक है। देखो सूखा पदार्थ तो हर बार बराबर है, लेकिन पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है। अब इसने कहा कि 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम क्या है ताजा फल है, लेकिन ताजा फल 100 किलोग्राम है, लेकिन ताजा फल रेशो के अंदर टोटल कितना होता है 17 और 8 25। तो मैं कह सकता हूं कि 25 की वैल्यू 100 किलोग्राम के बराबर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको होगी सर 100/25, 100/25। इसने पूछा कि 100 किलोग्राम में सूखा हुआ फल कितना होगा, सूखा फल कितना होगा 8 2 10, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/25,
गुणा में 10 मतलब के 2500 का 100 मतलब के 40 किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा साहब? 40 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो भाई सारे बच्चे। प्रश्न है, किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या को 25% की वृद्धि की गई। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, 25% की वृद्धि करना मतलब कि 1/4 इसकी फ्रैक्शन बनता है। पहले अगर 4 सीट थी तो अब सीटों को 5 कर देना, इसका मतलब ये है। अच्छा, प्रत्येक टिकट की मूल्य भी 10% की वृद्धि कर देना। 10% की परसेंट से टिकट भी बढ़ा दी उन्होंने। 1/10 मतलब पहले अगर कोई टिकट 10 रुपए की बिकती थी तो अब वह टिकट 11 रुपए की बिकती है। सीधी सी बात है। तो कह रहा है, इन परिवर्तनों से परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में प्राप्त होने वाली आय में क्या वृद्धि होगी? मेरे को बताओ। पहले आपके पास 4 सीट थी और एक सीट 10 रुपए में बिकती थी, तो आप 40 रुपए कमाते थे। अब आपके पास 5 सीट होगी, एक सीट 11 रुपए की बिक रही है, आप 55 रुपए कमा रहे हो। मतलब आप कितने रुपए ज्यादा कमा रहे हो? आप कमा रहे हो 15 रुपए ज्यादा। कहां से? 40 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा भाई आपका 150/4। 150/4, 150/4। क्या ये पूरा पूरा कट सकता है? क्या ये पूरा पूरा कट सकता है? पॉइंट में है क्या? पॉइंट में साहब। देखो, 4×3 = 12, 3, 4×7 = 28.5, 37.5%। 37.5% इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखो भाई, करो इसको। प्रश्न क्या है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक खिलौने का मूल्य था भाई, खिलौना है मान लो, 20% की वृद्धि हुई। आपको कुछ नहीं करना, वृद्धि कमी होते टाइम आप सिर्फ यही काम कर लिया करो। 20% का मतलब 1/5 वृद्धि हुई है। पहले अगर मूल्य 5 था तो अब मूल्य 6 हो गया। इतनी स्पीड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेचे गए खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो गई। 15% की कमी हो गई किन में? बेचे गए खिलौनों की संख्या में। 15% का मतलब 3/20। 15% का मतलब 3/20। मतलब कि पहले अगर 20 खिलौने बिकते थे तो अब कितने बिकते हैं? पहले अगर 20 खिलौने बिकते थे तो अब 17 खिलौने बिकते हैं। खिलौनों की बिक्री में कमी आ गई। ठीक है ना, 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? पहले बिक्री होती थी 100 रुपए की, 20 बजे 100, अब 17 छिके, तो 17 छिके का मतलब भाई 102। ठीक है साहब, आप कह सकते हो साहब 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई 100 से, तो हम कह सकते हैं कि 2% का इंक्रीज हुआ किसके अंदर? सेल के अंदर। 2% का इंक्रीज हुआ, 2% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। देखो क्या है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटकर और 30% बढ़ा दिया जाता है। देखो, एक वस्तु है भाई, मान लो वो है 100%। ठीक है, या आपके दिमाग में एक बात हो रहा होगी कि सर क्या यहाँ पर हम फ्रैक्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर फ्रैक्शन लगाएंगे, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमें पता है 100% लेके हम आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो कर लेते हैं। 20% का मूल्य पहले घटाया गया, अगर पहले घटाओगे तो 80% मूल्य हो जाएगा। या एक काम करो, 100 रुपए की कोई चीज है, 20% घटाओ, उसको कितने रह गया? 80 रह गया। अब उसको 30% फिर से बढ़ा दिया। अगर इसको 30% फिर बढ़ाओगे तो अब 30% 80 का बढ़ेगा, ना कि 100 का। तो 80 का 30%, पहले 80 का 10% निकाल लो, मतलब कि 8। और 30% करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, 8 के 24। तो इसमें 24 हमने ऐड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो ये हो गया आपका 104। कितना हो गया? 104। और ऐसा करने के बाद वह वस्तु 116 रुपए की हो जाए। वस्तु 416 रुपए की, मतलब 104 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है? 416 के बराबर। तो एक की वैल्यू आ जाएगी। देखो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, एक की वैल्यू आई 4 के बराबर। क्या पूछा था इसने कि वस्तु का मूल मूल्य क्या होगा? मूल मूल्य था 100 रुपए, तो 100 रुपए की 100 की वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 4 गुणा में 100, मतलब के 400 रुपए। 400 रुपए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये थे अपने आज के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। परसेंटेज का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो सारी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।